विहान दी ऑलराउंड मास्टर। अध्याय 61 सितारों के साथ सितारे। 61 अध्याय 61 सितारों के साथ सितारे। 61 अध्याय 61 सितारों के साथ सितारे। ओह, यह शायद अच्छा विचार नहीं है। एक विमान उड़ाना, आप जानते हैं। विहान ने एक असहाय अभिव्यक्ति धारण की, पूरी तरह से शर्मिंदा। तो बाकी सब कुछ तो उचित खेल हो सकता है, लेकिन यह नहीं। ये बहुत बहुत घृणित है। क्या हुआ, जानवर? मुझे मत बताओ कि तुम मेरे साथ विमान नहीं उड़ाना चाहते। अगर बात पैसों की है तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूं। ये पैसे का मामला नहीं है, विहान ने कहा, अपने पैरों को एक साथ जकड़ते हुए, जैसे कि वह खतना के बाद अस्पताल से बाहर आया हो। उसके चेहरे पर एक अत्यंत विचित्र अभिव्यक्ति थी। बेचारी हुआ बुकी, इस बेशर्म आदमी ने उसके अच्छे इरादों को कलंकित कर दिया। विमान का संचालन शब्द सामान्यतः एकल खिलाड़ी या मल्टीप्लेयर गेम मोड को संदर्भित करता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया है। ये गेम बहुत बड़ा है और इसका ऑनलाइन संस्करण, जिसे काउंटर टेररिज्म बैटलफील्ड के नाम से जाना जाता है, एक समय में पूरे गेमिंग समुदाय का ध्यान आकर्षित करता था। ये गेम काफी तीव्र और हिंसक है, जिसमें यथार्थवादी गोलीबारी है। हाल ही में लड़की अक्सर इस प्रकार का गेम मजे के लिए या बिना किसी कारण के खेलती थी। खासकर यह बेशर्म सनकी, जो हर दिन उसके सामने घूमता रहता था। हर बार जब उसे याद आता कि उस सुबह क्या हुआ था, तो उसके दांतों में खुजली वाला गुस्सा आ जाता था। जब उसने नीचे थोड़ा खून देखा तो वह डर गई। ऑनलाइन खोज करने पर पता चला कि इस दुष्ट व्यक्ति ने उसकी किसी झिल्ली में छेद कर दिया था, जो लड़की होने के नाते उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए पिछले कुछ दिनों से हुआ बुकी उस पंक्चर का बदला लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि किसी को अस्पताल भेजने के बाद भी इस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। क्या ये सौभाग्य था या चिकन? विहान को एक दिन के लिए भी उससे कम नहीं मिलने से लड़की असंतुष्ट हो गई। उसे उसके हाथों हार का स्वाद चखना उसे पीटने से भी अधिक सुखद होगा। गेमिंग के पिछले कुछ दिनों में हुआ बुकी के कौशल शीर्ष स्तर के हो गए थे और उन्होंने गेमिंग की दुनिया में काउंटर टेररिज्म बैटलफील्ड डिवाइन ड्रैगन की शीर्ष टीम के साथ संबंध भी बनाए थे। उसे खेलने के लिए बुलाने का पूरा उद्देश्य उसे पूरी तरह से परेशान करना और खेल में हराना था। लेकिन विहान ने गलत समझा था। तुम खेल रहे हो या नहीं? विहान की अनिश्चित नजर देखकर हुआ बुकी बेहद चिढ़ गया। ये कैसी गड़बड़ है? एक वयस्क व्यक्ति एक साधारण खेल पर असमंजस में है। उसमें उस पुरुष देवता की छवि का पूर्ण अभाव है जिसकी उसने कल्पना की थी। कांस्य मुखौटे वाले पुरुष से तुलना करना तो दूर की बात है। अच्छा, क्या हम लिविंग रूम में खेल रहे हैं? क्या हमें खेलने के लिए कमरे में जाना चाहिए? विहान ने चारों ओर देखा, क्षेत्र की जांच की, ताकि अगर बाद में ये रोमांचक हो जाए तो अनुप्रीता के घर की नौकरानियां बीच में आ जाएं। एक ऐसी भावना जो बहुत असहज होगी। विशेषकर यदि कोई उन्हें परेशान करे तो उनकी इच्छा निश्चित रूप से काफी कम हो जाएगी। हम ठीक है। लड़की एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर तुरंत मान गई। नंगे पैर वह कमरे में आगे की ओर दौड़ी। तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? विहान को हॉल में इधर उधर भटकते देख लड़की हैरान हो गई। मैं कुछ उत्तेजक चीज की तलाश में हूँ, कुछ ऐसा जो बाद में चीजों को और भी मजेदार बना दे। चीजों में मसाला डाले। हुआ बुकी की भौहें तन गईं। वह सोच रही थी कि क्या वह हारने पर अपनी प्रतिष्ठा खोने से डर रहा था, या वह विनम्रता कम करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। ये संभव नहीं हो सकता। अपनी उत्कृष्ट कुशलता के साथ वह उसे स्थिति बदलने का मौका कैसे दे सकती थी? तो जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार नहीं कर सकते? क्या वह इतनी उत्सुक है? क्या ऐसा हो सकता है कि उस सुबह जो कुछ हुआ उससे उसकी मासूमियत जागृत हुई हो, या फिर वह मुझ पर मोहित हो गई हो? क्या आप अभी तैयार हैं? लड़की ने कमरे से प्यार से कहा, मैं यहाँ धैर्य खो रही हूँ और यदि आप जल्दी नहीं करते हैं तो मैं आगे नहीं खेलूंगी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वास्तव में इसमें कुछ भी मसाला डालने लायक नहीं था, इसलिए उसे उसके साथ पूरी तरह से आगे बढ़ना होगा। जब विहान ने कमरे में प्रवेश किया तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। वह लड़की एक बड़े मॉनिटर के सामने गेम कंट्रोलर पकड़े हुए चिल्ला रही थी। स्क्रीन पर दर्जनों पूर्णतः सशस्त्र विशेष बल मौजूद थे तथा वहां प्रदर्शित खेल था काउंटर टेररिज्म बैटलफील्ड, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नवीनतम खेल था। खेल का विषय द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, फ्रांस और अन्य देशों की भागीदारी पर आधारित था। खेल की वास्तविकता, जिसमें परिदृश्य CS या CF जैसे घरेलू खेलों की तुलना में अधिक जीवंत थे तथा मृत्यु और युद्ध सिमुलेशन वास्तविकता के बहुत करीब थे। सबसे महत्वपूर्ण पहलू एकल खिलाड़ी और ऑनलाइन मोड था, जो गेम कंट्रोलर के साथ आकस्मिक घरेलू खेल और टीम आधारित व्यापक लड़ाकू गेमप्ले दोनों की अनुमति देता था। चलो भी, मुझे यहाँ पीटा जा रहा है, लड़की ने विहान को वहां हक्का बक्का खड़ा देखकर कहा। खेलना? ये खेल रहे हो? विहान ने भावशून्य चेहरे के साथ कहा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलतफहमी जताई थी। अब उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह लड़की जानबूझकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। हाँ, क्या आपको पता है कैसे खेलना है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं? हुआ बुकी ने विहान के चेहरे पर हंसी देखी, जो उसकी सफल छेड़खानी से खुश थी। स्पष्टतः गेमिंग में विमान उड़ाना वास्तविक जीवन में विमान उड़ाने से भिन्न था। ऐसा लग रहा था कि वह शुरू से ही सही थी और उसे एक सच्चे विकृत व्यक्ति के रूप में पहचान रही थी। और यहाँ वह उस सुबह की घटनाओं पर विचार कर रही थी, सोच रही थी कि क्या वे जानबूझकर किए गए थे।
पता चला कि उस जानवर ने ये सब जानबूझकर किया था और शुक्र है कि वह इतनी चतुर थी कि उसके झांसे में जल्दी नहीं आई। विहान का उदास चेहरा देखकर हुआ बुकी के होठों पर अनायास ही खुशी की मुस्कान आ गई, जबकि वह खुद अंदर से खुश थी। जब से वह उससे पहली बार मिली थी, उसने न केवल उसका पहला चुंबन लिया, बल्कि उसने पहली बार उसके शरीर से खून भी बहाया। इस बार मैं न केवल वास्तविक जीवन में आपके साथ खेलूंगा, बल्कि खेल में आपको पूरी तरह से हरा भी दूंगा। अध्याय 62 गेमिंग वेस्ट। क्या आप जानते हैं कि यह गेम कैसे खेला जाता है? थोड़ा से आपका क्या मतलब है? या तो आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। चलो भी, एक खाते के लिए आवेदन करें और चलो एक साथ खेलते हैं। आगे चलकर विमान को मार गिराने का काम आपका होगा। अगर आप अच्छा खेलोगे तो हम एक दूसरे के खिलाफ मैच खेल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? हुआ बुकी ने अपनी आकर्षक आंखें झपकाईं और उत्साह से भरे चेहरे के साथ विहान को देखा। तो फिर चलो खेलते हैं। विहान ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। महान, यदि आप खेलने जा रहे हैं तो हमें कुछ नया करना होगा। कौन सी अनोखी बात? छोटी लड़की की पानी भरी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह फिर से उससे पंगा लेने का कोई तरीका सोच रही है। हे, हुआ बुकी ने हंसते हुए कहा, क्या होगा अगर हारने वाली आज रात बिकनी पहने और गंगनम स्टाइल में नाचे? ओह, बिकनी, गंगनम स्टाइल। देखो हुआ, अगर तुम सचमुच देखना चाहते हो तो कह दो। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए नग्न हो जाऊंगा। इन सब हरकतों को करने की परेशानी क्यों उठानी? क्या मैं अभी तुम्हारे लिए नंगा हो जाऊं? विहान ने गंभीर भाव से कहा, मानो वह कोई वीरतापूर्ण बलिदान देने की तैयारी कर रहा हो। उसके चेहरे पर भी लाचारी झलक रही थी। नहीं, मुझे घिनौना बनाना बंद करो। मैं तो बस ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम खेलने की हिम्मत रखते हो या नहीं। वास्तव में विहान ने ये खेल कैसे भी खेला हो, ऐसा लग रहा था कि उसे हारना तय था, क्योंकि छोटी लड़की के पीछे एक टीम थी जो सबसे उग्र राष्ट्रीय खिलाड़ियों से बनी थी। अधिकांश सदस्य पेशेवर गेमर्स थे, जिन्होंने दक्षिण कोरिया में विश्व कप में शीर्ष 3 स्थान भी जीता था। बेशक दुनिया भर से आतंकवाद रोधी युद्ध क्षेत्र के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। फिर भी चैंपियन एक अज्ञात चीनी खिलाड़ी निकला, जिसका गेमिंग अल्टर ईगो ईस्टर्न इनविंसिबल था। यद्यपि नाम कुछ हद तक कमजोर था, लेकिन जब खेल नया लॉन्च हुआ था तब ये क्रूर था। दुनिया भर के खिलाड़ियों ने उत्सुकता से इसमें भाग लिया, लेकिन अंत में विजेता एक चीनी खिलाड़ी बना। यह आदमी, जो व्यावहारिक रूप से किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई नहीं था, पूर्वी अजय छद्म व्यक्तित्व धारण किए हुए जापानी खिलाड़ियों को तुरंत नष्ट कर दिया, उन्हें इतनी बुरी तरह से कुचल दिया कि वे एक बात भी नहीं दे सके। बाद में सभी को पता चला कि ईस्टर्न इनविंसिबल हमेशा वैकल्पिक खातों के साथ खेलता रहा था। लगभग हर हफ्ते वह एक नए गेमिंग अल्टर ईगो पर स्विच कर जाता था, इसलिए अच्छे परिणामों के साथ भी यह बाहर नहीं खड़ा था। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? विहान ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे हुआ बुकी लगभग हंस पड़ी। हुआ बुकी ने विहान पर एक अचंभित नजर डाली। अगर मैं हार गया तो मैं बिकनी पहनूंगा और आपके सामने गंगनम स्टाइल में नृत्य करूंगा। हे, ऐसा लगता है कि मैं नुकसान में हूं। अगर आप बिकिनी भी पहन लें तो भी मुझे इससे कोई खास फायदा नहीं होता, है ना? विहान ने चालाकी से मुस्कुराया, जैसे कोई मोलभाव करने वाली बाजार की आंटी हो। हुआ बुकी गुस्से से फूल गया। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम जीत जाओगे? और क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे खेल में पूरी तरह हरा सकते हो? असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। शायद मैं सचमुच तुम्हें खेल में हरा सकता हूं। तो फिर आप जो भी शर्तें प्रस्तावित करेंगे मैं सहमत हो जाऊंगी। विहान के दबाव में छोटी लड़की को यह मंजूर नहीं था, खासकर तब जब विहान के पास जीतने का लगभग कोई मौका नहीं था। आखिरकार हुआ बुकी के ठीक पीछे 100 सिटीज लीग में दुनिया की तीसरी रैंकिंग वाली टीम थी। भले ही हालात बहुत खराब हो जाएं, लेकिन उसके जैसे नौसिखिए को धमकाना आसान काम होगा, है ना? खोखले वादे, क्या मैं उन पर भरोसा कर सकता हूं? विहान को लगा कि उसकी शर्तें बहुत कठिन नहीं थीं, बल्कि उसने उन्हें बार बार दोहराया। उसकी अथक सौदेबाजी को देखकर हुआ बुकी ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। निश्चिंत रहो, मैं हुआ बुकी अपने चरित्र की गारंटी दे सकता हूं और मैं खेल के बाद गारंटी भी लिखूंगा। अगर मैं अपनी बात से पलट जाऊं तो आप कभी भी मीडिया के सामने सच्चाई उजागर कर सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? ये वास्तव में एक अच्छा विचार है, विहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन हुआ रसीद लिखना अभी भी बेहतर है। उस रास्ते हे, बाद में कोई भी इससे बच नहीं सकता। झटका देना, तुम बेवकूफ। क्या आप मुझे आपके लिए रसीद लिखवाने पर मजबूर कर रहे हैं? क्या आपको सचमुच विश्वास है कि आप जीत सकते हैं? इसके अलावा अगर मैं हार भी जाऊं? नहीं, मैं हारूंगा नहीं। मेरी टीम विश्व भर में 100 सिटीज लीग में तीसरे स्थान पर है। मैं उससे कैसे हार सकता हूं? और वह तो एक नौसिखिया है, मेरी पहुंच से बाहर है, तो वह कैसे जीत सकता है? ठीक है, ये सौदा हो गया। यह एक सौदा है। अनुरोध के बाद हुआ बुकी नंगे पैर कमरे में घुसी और तेजी से एक रसीद लिखी, फिर उसे विहान को सौंप दिया और कहा, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? ठीक है, आए शुरू करें। वे दोनों कमरे के कालीन पर पालथी मारकर बैठे थे और 2 बड़े कंप्यूटर मॉनिटरों को नियंत्रित कर रहे थे।
खेल के नियमों के अनुसार पहले एक पात्र का चयन करना होता था और फिर कुछ हथियार खरीदने होते थे, और हाँ, नए पंजीकृत गुप्त हाथों के पास केवल मुट्ठी भर खेल प्रदत्त सिक्के थे, जो किसी भी उच्च स्तरीय उपकरण को खरीदने में सक्षम नहीं थे। सौभाग्य से विहान ने एक बॉस राउंड लड़ने के बाद एक अस्थायी क्रिस्टल एके जीता था, और फिर एक नेपाली चाकू। छोटी लड़की की अतिरंजित अभिव्यक्तियों के लिए उसने दर्जनों राउंड में उसे बेरहमी से पीटा। अंत में क्रोधित होकर छोटी लड़की ने अपना कीबोर्ड पटक दिया और विहान को बेशर्म होने के लिए कोसा, एक विशेषज्ञ होने के बावजूद एक नौसिखिया होने का नाटक करने के लिए, और फिर वह क्यू समूह में छोटे प्रिंट की पंक्तियां भेजती रही। हुआ को डिमोलिशन चैनल में बुरी तरह से पीटा जा रहा है। दिव्य ड्रैगन टीम के साथियों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द हमारी सहायता के लिए आएं। जैसे ही क्यू समूह का संदेश भेजा गया, एक के बाद एक समूह के विशेषज्ञों ने तुरंत प्रतिक्रिया में अपने कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया, जिससे स्क्रीन दिव्य ड्रैगन टीम के संदेशों से भर गई। हुआ तुम्हें क्या हुआ है? दिव्य ड्रैगन टीम के नंबर 1 कप्तान, जिसका उपनाम शेन तियानेक्सिंग था, ने तुरंत क्यू समूह में उत्तर दिया। हुआ बुकी ने पहले एक दयनीय इमोजी भेजा, फिर उस दिन विहान के साथ अपनी पूरी शर्त को याद किया, जिससे पूरी दिव्य ड्रैगन टीम ने विहान को बेशर्म करार दिया। उन सभी ने साहपूर्वक घोषणा की कि वे विहान के छोटे से गुप्त एक्स्ट्रा थिक चरित्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। किसी बड़े खेल की लड़ाई शुरू होने से पहले ही हवा में बारूद की तेज गंध फैल चुकी थी। हुआ बुकी के नेतृत्व में दिव्य ड्रैगन टीम उस कमरे का नक्शा ढूंढने में कामयाब रही जहां हुआ को पीटा गया था। सबसे पहले दिव्य ड्रैगन टीम के कप्तान शेन तियानेक्सिंग ने एक पंक्ति टाइप की, हुआ को परेशान करने वाला वह जानवर कौन है? प्रतिद्वंद्वी का लहजा स्पष्ट रूप से टकरावपूर्ण था, किसी को सीधे तौर पर जानवर कह रहा था, और विहान ने निश्चित रूप से उसे कोई सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कुछ अक्षर भी टाइप किए, कृपया मुझे एक्स्ट्रा थिक कहें। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। पहले तो प्रतिद्वंद्वी अचंभित रह गया, फिर अचानक सभी 6 खिलाड़ी अचंभित हो गए। प्रतिद्वंद्वी का उपनाम बहुत दुस्साहसी था, इसे एक्स्ट्रा थिक कहा गया। एक बहुत स्नेहपूर्ण नाम। मुझसे द्वंद्वयुद्ध करने की हिम्मत है। शेन तियानेक्सिंग ने एक बार फिर से एक पंक्ति में पाठ टाइप किया। द्वंद। विहान ने बस 2 अक्षर टाइप किए और फिर चुप हो गए। तुरंत ही हुआ बुकी सहित प्रतिद्वंद्वी हंस पड़े, ये सोचकर कि विहान डर गया था। परिणाम स्वरूप जैसे ही दिव्य ड्रैगन टीम मैदान में उतरी, कमरे के नक्शे में मौजूद खिलाड़ी जल्दबाजी में खेल से बाहर निकल गए। अरे, दिव्य ड्रैगन टीम आ गई है, हम जैसे अज्ञात लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो बस पिटाई का आह्वान है। खेल खेलना मूलतः दूसरों की असुविधा से आनंद लेने के बारे में था, लेकिन इन सनकी लोगों के साथ कौन आनंद ले सकता है? तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा जाएगा कि तुम अपनी मां के लिए रो भी नहीं सकोगे। बिल्कुल, अभी भी कुछ साहसी लोग थे जो इस लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। खेलने की हिम्मत। दिव्य ड्रैगन टीम के 6 जानवर हंसे और विहान को चिढ़ाया कि वह केवल लड़कियों को ही धमका सकता है। अंत में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई और अधिक तीव्र होती गई, जब तक कि कमरे का मेजबान अचानक चला गया, जिससे मुकाबला पुनः शुरू हो गया, और कौन जाने किसने सार्वजनिक चैनल के सैकड़ों लाउडस्पीकरों का उपयोग कर लिया। अचानक आतंकवाद रोधी युद्ध क्षेत्र के सभी खिलाड़ी दर्शक की भूमिका में आ गए। वे देखते तो रहे, लेकिन भाग नहीं ले रहे थे। इस घटना ने कई गेमर्स का ध्यान भी आकर्षित किया। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि दिव्य ड्रैगन टीम के उपनामों के तहत परेड करने वाले ये खिलाड़ी कितने कुशल थे। अध्याय 63 पूर्वी अजय शुरुआत काफी शानदार थी और प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से रोमांचकारी थी। कोई अनावश्यक तानेबाजी नहीं हुई। फैंग ने तुरंत खेल शुरू कर दिया। जैसे ही खेल शुरू हुआ, डिवाइन ड्रैगन की टीम लीडर शेन तियानेक्सिंग ने तुरंत क्विक स्निप किया और विहान की टीम के 3 साथियों को मार गिराया। हे या। हकीकत में विहान के बगल में बैठी छोटी लड़की अनियंत्रित होकर हंस रही थी और उत्तेजना में चिल्ला रही थी। उसकी छाती के सामने रखी 2 जोड़ी वॉलीबॉल हिंसक रूप से हिल रही थी, जिससे विहान को निराशा का एहसास हो रहा था। खेल की उत्तेजना के तहत हुआ बुकी ने वास्तव में अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। लानत है, क्या किसी खेल के लिए कपड़े उतारना सचमुच जरूरी है? वास्तव में, जैसा कि समाचारों से पता चला है, एक बार जब टॉमबॉय खेल खेलना शुरू कर देते हैं तो यह निश्चित रूप से खून खराबा वाला दृश्य होता है। हुआ बुकी का कौशल अच्छा था। उसने केवल एक चुस्त बनियान और उसके नीचे काले रंग की लेस वाली ब्रा पहनी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा उत्तेजना से लाल हो रहा था, मानो उसने कोई कामोद्दीपक औषधि ले ली हो। विशेष रूप से क्लीवेज का भव्य प्रदर्शन, टोफू पुडिंग की तरह कांपना, वास्तव में देखने लायक दृश्य है। आतंकवाद रोधी युद्ध क्षेत्र में वैश्विक प्रतियोगिता में तीसरे स्थान की विजेता के रूप में जानी जाने वाली टीम को निश्चित रूप से यह प्रतिष्ठा यूं ही नहीं मिली। एक पल में विहान के कई साथियों को एक के बाद एक बाहर निकाल लिया गया। अंत में केवल विहान ही बचा, बिना सैनिकों वाला एक अकेला कमांडर। प्रतियोगिता कक्ष के बाहर से हजारों आंखें दिव्य ड्रैगन टीम के निर्णायक प्रहार को गौर से देख रही थीं। अचानक सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। ये लोग असामान्य से भी परे थे। 3 मिनट से भी कम समय में उन्होंने विरोधी टीम को हरा दिया और उसे तितर बितर कर दिया। वहां केवल एक सैनिक बचा था जो एक राइफल पकड़े हुए था, और उस व्यक्ति की बनियान असाधारण रूप से गंदी थी, विशेष रूप से मोटा। अब मैदान पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। दिव्य ड्रैगन टीम ने लगभग सुरक्षित रहते हुए विशेष रूप से मोटे को कसकर घेर लिया था।
जैसे ही सभी लोग एक तरफा नरसंहार पर आहें भर रहे थे, विहान के प्रदर्शन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेले कमांडर ने AK-47 को ऐसे चलाया जैसे कोई बवंडर पत्तियों को उड़ा रहा हो, और उसने 2 दिव्य ड्रैगन साथियों को गोली मारकर त्वरित क्रम में मार डाला। तुरंत ही कमरे में बैठे दर्शक खिलाड़ी विस्मय से चिल्ला उठे। ये कैसा क्रूर व्यक्ति है, इतनी तेजी से 2 लोगों को मार गिराना। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? क्या यह शुद्ध भाग्य हो सकता है? यहां तक कि छोटी लड़की हुआ बुकी भी विहान की शुरुआती चाल से चौंक गई। बिल्कुल नहीं। क्या यह आदमी सचमुच मास्टर हो सकता है? लेकिन विहान ने हमला जारी रखा, न तो जल्दबाजी की और न ही देरी की, न ही गर्म और न ही ठंडा। टकराना। धप। खेल में विशेष रूप से मोटेक ने एक और गोली चलाई। दिव्य ड्रैगन का एक अन्य साथी मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। दृश्य अतुलनीय रूप से तीव्र था। तभी दिव्य ड्रैगन टीम के साथियों को एहसास हुआ कि असली पेशेवर दूसरी तरफ था। लेकिन विरोधी टीम के नेता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भले ही प्रतिद्वंद्वी अविश्वसनीय हो, फिर भी वे अकेले ही उसके 3 साथियों को कैसे हरा सकते हैं। क्या ये पौराणिक पूर्वी अजेय हो सकता है? ये पूरी दुनिया में आतंकवाद विरोधी युद्ध क्षेत्र में सर्वोच्च अस्तित्व है। उस वर्ष की प्रतियोगिता के दौरान दिव्य ड्रैगन टीम के नेता को अच्छी तरह याद था कि टकराव कितना भयंकर था। दुनिया भर से लगभग 800,000 आतंकवाद रोधी युद्ध क्षेत्र खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करने के लिए आए, और अंत में विभिन्न देशों से केवल शीर्ष 10 ही बचे। एक और भयंकर लड़ाई के बाद केवल 5 खूनी टीमें बची। उनमें से एक टीम विशेष रूप से ध्यान देने योग्य थी, वह थी ईस्टर्न इनविंसिबल, जो एक गेमिंग उपनाम था। पूरी टीम का गठन अकेले उन्होंने ही किया था। क्रिस्टल स्नाइपर का प्रयोग करते हुए उन्होंने आतंकवाद रोधी विश्व में अपनी छाप छोड़ी। यहां तक कि दक्षिण कोरिया और जापान के खिलाड़ी, जिन्हें उस समय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, एक के बाद एक उनकी बंदूक का शिकार हुए। अंत में आतंकवाद रोधी युद्ध क्षेत्र में केवल 3 ही खिलाड़ी बचे थे, जिनमें असाधारण कौशल था, और सभी को आश्चर्य हुआ जब ईस्टर्न इनविंसिबल ने अकेले ही 2 टीमों का सफाया कर दिया। दक्षिण कोरियाई गेमिंग जीनियस की क्रोध से मौके पर ही मौत हो गई। इतने लंबे समय तक इन चुनौतीपूर्ण और उत्तेजक खेलों को खेलने के कारण दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। बाद में ईस्टर्न इनविंसिबल का गेमिंग उपनाम आतंकवाद रोधी युद्ध क्षेत्र में फिर कभी नहीं दिखाई दिया। तब से कई साल हो गए हैं, और डिवाइन ड्रैगन टीम को लगातार नंबर 1 के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन अब ये किंवदंती पुनः लिखी जाने वाली है। बूम! एक और गोली की आवाज सुनाई दी। प्रत्येक शॉट के साथ लय ने कमरे में बैठे हजारों लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्योंकि एक्स्ट्रा कोर्स उपनाम वाले खिलाड़ी के लिए हर शॉट का मतलब दिव्य ड्रैगन टीम के एक सदस्य का अंत था। आतंकवाद विरोधी युद्ध क्षेत्र में दिव्य ड्रैगन टीम की प्रतिष्ठा कितनी विस्फोटक थी, ये तो सभी को पता ही होगा। आतंकवाद रोधी युद्ध क्षेत्र प्राधिकारियों द्वारा उच्च वेतन पर एक पेशेवर आधिकारिक टीम के रूप में नियुक्त किया गया। हर साल पर्याप्त भुगतान करने वाले खिलाड़ी दिव्य ड्रैगन टीम को चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार वर्षों से अजेय प्रतीत होने वाली दिव्य ड्रैगन टीम खिलाड़ियों के दिलों में एक अपराजित मिथक बन गई थी। टकराना। एक और शॉट। हुआ बुकी को खेल में हेडशॉट से बाहर कर दिया गया। घटनास्थल पर खून बिखरा हुआ था। हुआ बुकी ने अपना कीबोर्ड और माउस मेज पर पटक दिया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। वह हैरान, परेशान और सबसे बढ़कर भयभीत महसूस कर रही थी। हे, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो अभी नौसिखिया हूँ, माफ करना, मैंने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। विहान कंप्यूटर के सामने खिलखिलाकर हंसा। जल्दबाजी में जश्न मत मनाओ। आप हमारी दिव्य ड्रैगन टीम के सर्वश्रेष्ठ सदस्य शेन तियानिक के आमने सामने नहीं आए हैं। रुको जब तक वह एक पल में तुम्हारा सिर नहीं काट लेता, हुआ बुकी ने विहान को नाराजगी से घूरते हुए कहा, और फिर उठकर वॉशरूम की ओर चल दिया। पूरी सुबह खेलने के बाद वह थक गई और उसने उठकर घूमने का निर्णय लिया। जैसे ही लड़की चली गई, विहान का कौशल और भी अधिक उग्र हो गया। स्नैप, स्नैप, स्नैप। 3 गोलियां चली और दिव्य ड्रैगन टीम के सदस्य एक के बाद एक गिर गए। केवल दिव्य ड्रैगन टीम के शीर्ष खिलाड़ी शेन तियानिक ही बचे। अब दृश्य लगभग हास्यास्पद लगने लगा, यहां तक कि आतंकवाद निरोधक युद्ध क्षेत्र के आधिकारिक कर्मचारी भी मैच देखने लगे। एक खेल का नाम शेन तियानिक, खेल का नाम है एक्स्ट्रा कोर्स। खेल में इन 2 नामों का अंतर इतना हास्यास्पद था कि उस पर हंसे बिना नहीं रहा जा सकता था। आतंकवाद रोधी अभियान में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस टीम को लगभग अज्ञात एक्स्ट्रा कोर्स ने धूल चटा दी, और अब दोनों तरफ केवल एक ही व्यक्ति बचा था। सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई कि शेन तियानिक ने वास्तव में एक पंक्ति टाइप की थी, क्या तुम मेरे साथ स्नाइपर द्वंद्व युद्ध खेलने की हिम्मत करोगे? बिना एक शब्द कहे विहान ने अपनी AK को फेंक दिया और अपने उपकरण बॉक्स से एक साधारण बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल निकाली। इस तरह की स्नाइपर राइफल व्यवहारिक रूप से कचरा थी। शरीर पर लगने से केवल थोड़ा सा खून कम होता था, मृत्यु नहीं होती थी, जबकि शेन तियानिक की गोल्ड स्नाइपर राइफल से हल्की खरोंच भी घातक हो सकती थी। ये स्पष्टतः मजाक था। जब दोनों आमने सामने होने को तैयार थे तो शेन तियानिक ने कुछ नहीं कहा। कीबोर्ड को कुशलता से संभालते हुए, लाल बिंदु को निशाने पर रखते हुए उसने निशाना साधा और बिना कुछ सोचे गोली चला दी। विहान ने एक भूतिया छलांग लगाई जिससे वह बाल बाल बच गए। गोली उसके किरदार के सिर के ऊपर से ऐसे गुजरी मानो उसकी आंखें हों।
चून की स्नाइपर राइफलें स्वचालित नहीं होती, इसलिए विहान ने अब तक अपने लक्ष्य पर निशाना साध लिया था। बस एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। शेन त्यानिक्सिंग का चरित्र जमीन पर गिर गया, खून पानी की तरह बह रहा था। एक क्षण में ही खेल कक्ष के बाहर खड़े दर्शक इस जोड़ी के मुकाबले को देखकर दंग रह गए। इस तरह क्या उसकी मृत्यु हुई? घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग सदमे में आ गए। यहां तक कि दिव्य ड्रैगन टीम के सदस्य भी पूरी तरह आश्चर्यचकित थे। काफी देर तक अचंभित रहने के बाद दिव्य ड्रैगन टीम के कप्तान शेन त्यानिक्सिंग ने कांपते हुए श्रद्धापूर्वक एक पंक्ति टाइप की, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या माननीय पूर्वी अजय को जानते हैं? लंबे समय तक विहान की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर शेन त्यानिक्सिंग ने एक और पंक्ति टाइप की, आप महान पूर्वी अजय नहीं हो सकते, क्या आप हो सकते हैं? लेकिन विहान ने कीबोर्ड पर बस 2 वाक्य लिखे, भगवान जैसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरते, बस सुअर जैसे साथियों से डरते हैं, आपका समन्वय बहुत खराब है। 3 सरल वाक्यों ने शेन त्यानिक्सिंग को पूरी तरह से चौंका दिया। क्या ये वास्तव में वह भयंकर किंवदंती हो सकती है जिसने 2008 में आतंकवाद विरोधी युद्ध क्षेत्र में धूम मचाई थी? अध्याय 64 दिव्य ड्रैगन दस्ता। कुछ सरल शब्द और तुरंत पूरे दिव्य ड्रैगन टीम के सदस्य विस्मय में हौंफने लगे। ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा थिक टैग वाली बनियान वाला यह व्यक्ति वास्तव में आतंकवाद विरोधी युद्ध क्षेत्र का महान शीर्ष खिलाड़ी था, जो वर्षों से गायब था। क्या वह वही व्यक्ति था जिसने जापान पर प्रभुत्व जमाया था, दक्षिण कोरिया को हराया था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को हराया था, जो पूर्व से अजेय प्रतिभा थी? इसलिए यदि आज उनकी टीम उनसे हार गई तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने वास्तव में खुद को अपमानित नहीं किया था। आखिरकार वे एक चीनी खिलाड़ी से हारे थे, किसी अन्य देश से नहीं, जो ज्यादा शर्मनाक नहीं था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी आतंकवाद विरोधी युद्ध क्षेत्र का शीर्ष खिलाड़ी था। उनके उद्गारों के बाद दिव्य ड्रैगन टीम के सदस्यों ने सार्वजनिक चैट में बेतहाशा टाइप करना शुरू कर दिया और यहां तक कि अपने क्यू नंबर भी छोड़ दिए, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वे आतंकवाद विरोधी युद्ध क्षेत्र के इस दिग्गज शीर्ष खिलाड़ी से मिलेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे और यहां तक कि उनकी शेखी बघारने का आनंद भी लेंगे। यहां तक कि उनकी एक सामान्य पात भी एक किंवदंती की पात थी, जिसे सूंघने लायक माना जाता था। दुर्भाग्यवश विहान ने निर्णायक रूप से लॉग ऑफ कर दिया और फिर कभी काउंटर टेररिज्म बैटलफील्ड में लॉग इन नहीं किया, क्योंकि खेल का उल्लेख अनियंत्रित रूप से कुछ पुरानी यादें वापस ला देता था। ये चमकदार बनियान टैग एक्स्ट्रा थिक गेमिंग इतिहास में एक दुर्गम घाट बन गया। आतंकवाद विरोधी युद्ध क्षेत्र के खिलाड़ियों द्वारा पूर्वी अजय के रूप में प्रशंसित इतिहास में शीर्ष खिलाड़ी। लेकिन कौन जानता है कि यह पूर्वी अजय वही है? आखिरकार हर कोई सिर्फ अनुमान लगा रहा था। जब हुआ बुकी मेवों की प्लेट लेकर रसोई से बाहर आई तो उसने पाया कि खेल पहले ही समाप्त हो चुका था और वहां विहान आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। उसने सोचा कि विहान हार गया है, लेकिन जब उसने क्यू समूह की जांच की तो स्क्रीन दिव्य ड्रैगन टीम के फॉन्ट से भरी हुई थी, जिससे उसकी खोपड़ी में झुंझुनी हुई। क्या दिव्य ड्रैगन टीम हार गई थी? जब उसने इसके बारे में पूछा तो उसे पता चला कि दिव्य ड्रैगन टीम वास्तव में हार गई थी, और वह भी बहुत बुरी तरह। यहां तक कि शेन त्यानिक्सिंग भी तुरंत मारा गया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ बुकी ने विहान को आश्चर्यचकित भाव से देखा और देखा कि वह चुपके से उसकी फल की प्लेट से खाना खा रहा था और वह किसी मास्टर जैसा नहीं लग रहा था। उसे भोजन का इतना आनंद लेते देख हुआ बुकी ने अपना सिर हिलाया और उत्सुक आंखों से झुककर पूछा, क्या तुम जीत गए? हाँ, जीत गया। बस कुछ गोलियां चलाई और वह नीचे गिर गया, बहुत उबाऊ। मुझ पर एक एहसान करो, अगली बार कुछ बेहतर विशेषज्ञ ढूंढो, विहान ने लापरवाही से कहा, नच चबाते हुए, मानो ये बातचीत दुनिया की सबसे इत्मीनान की बात हो, एक कॉकरोच को मारने जितना आसान। लेकिन हुआ बुकी के कानों के लिए यह बिल्कुल चौंकाने वाली बात थी। फिर 2 फायर किए, 2 शॉट और वह नीचे चला गया। वे नहीं हैं। क्या ये सही है? हुआ क्या अभी हमने जो शर्त लगाई थी वह अब भी मान्य है? विहान उसकी उपेक्षा करते हुए गंभीरता से मेवे छील रहा था और पूरी तरह से निश्चिंत दिख रहा था। ये हुआ बुकी तुरंत दंग रह गया। हे अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो ये ठीक है। यदि सबसे बुरी स्थिति आती है तो मैं कल अखबार में जाकर आपके द्वारा लिखी गई रसीद दिखाऊंगा। अगले दिन नकारात्मक समाचार बिल्कुल ताजा होंगे। इसके अलावा मैं इससे थोड़ा पैसा भी कमा सकता हूं। आप ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखे जाना चाहेंगे जो अपना वचन नहीं निभाता, है ना? तुम जानवर हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मैं सार्वभौमिक रूप से अजय सुंदर युवा महिला हूं, भगवान के लिए। भले ही आप मेरा सम्मान न करें, कम से कम मेरे चचेरे भाई के चेहरे पर तो ध्यान दें। आप जैसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता और मुझे धमकी भी देता है? मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं कि हमेशा आपसे आगे निकलने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार हार जाता हूं। क्या ये सिर्फ मेरी किस्मत है, हुआ बुकी, कि मुझे धमकाया जाए? या फिर क्या मैं हाल ही में अपना टैरो नहीं पढ़ रहा हूं? हुआ बुकी अब भावनात्मक कार्ड खेल रहा था और उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें चमकते आंसुओं से भरी थी, लगभग गिरने को तैयार। ओह चलो हुआ, मेरे साथ भावनात्मक कार्ड मत खेलो। जो लोग अपने वादे पूरे नहीं करते वे अच्छे लोग नहीं होते और उनका हर कोई स्वागत नहीं करता।
तुम अच्छे इंसान नहीं हो। क्या मैंने भावनात्मक कार्ड खेला है? मैंने ऐसा कहाँ किया है? हुआबुकी ने ऊंची आवाज में विहान के साथ बहस करना शुरू कर दिया। किसने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा? आप बस एक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? क्या आप सभी मनुष्य सिर्फ जानवर नहीं हैं जो नीचे क्या है इसके बारे में सोचते हैं? यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक स्पर्श है, और ऐसा नहीं है कि इससे कोई मरने वाला है। हुआबुकी ने चुस्त अंगियां पहने हुए शरारत से शिकायत की। कैमिसोल के क्रिस क्रॉस पैटर्न के नीचे उसकी छोटी पहाड़ी जैसी छाती मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। वह जानती थी कि उसकी छाती छोटी है, इसलिए उसने कभी भी अपनी चचेरी बहन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी छाती को उभारने के लिए तन कब्दों का सहारा लेती थी ताकि ऐसा लगे कि वहां कुछ है। यदि किसी महिला के पास छाती भी नहीं है तो यह उतना ही दुखद है जितना कि किसी पुरुष के पास लिंग ही नहीं है। तुम बस छूना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें इसे छूने दूंगी। हुआबुकी को बहुत दुख हुआ, वह हमेशा उसके साथ नुकसान में क्यों रहती थी। यह आदमी पहले क्या कर रहा था? क्या वह लड़कियों को परेशान करने में माहिर था? जितना अधिक वह उसे देखती उतना ही कम वह उसे अच्छा व्यक्ति लगता। क्या उसके चचेरे भाई ने सचमुच अपने जीवन में एक जानवर को आमंत्रित किया था? अगर विहान को पता चल जाता कि वह क्या सोच रही है तो वह शायद हिंसक तरीके से अपना मुंह खून से भर लेता। चाचा से लेकर बदमाश, फिर बदमाश और अब जानवर, विहान के उपनाम बहुत विविध थे। हे भूल जाओ, तुम इतने छोटे हो कि तुम्हें छूना भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं छूना चाहता। विहान ने कहा, और फिर उसने गहरी सांस ली। उसका व्यवहार और अभिव्यक्ति लगभग हुआबुकी के छोटे स्तनों का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत हुई, जिसने तुरंत उसके विद्रोही स्वभाव को भड़का दिया। क्या वह ये कहना चाह रहा था कि उसके स्तन इतने छोटे थे कि वह उन्हें छू भी नहीं सकता था? हुआबुकी को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने एक तेज कदम आगे बढ़ाते हुए उसका चेहरा गुस्से से थोड़ा लाल हो गया और वह बोली, लिन, आप मेरे लिए क्या ले जाते हैं? एक बेईमान व्यक्ति, एक बदमाश जो दांव का सम्मान नहीं करता है। औरत, ओह, औरतें, वे ऐसे ही हैं। यदि आप वास्तव में छूने पर जोर देते हैं तो वे आपको ऐसा करने नहीं देंगे, लेकिन यदि आप छूना नहीं चाहते हैं तो वे स्वयं को आपके लिए पेश कर देंगे। ये कैसी दुनिया है? वह एक सच्ची टॉमबॉय है। अगर यह अतीत में होता तो उसे इतना उग्र देखकर विहान निश्चित रूप से उसे छूने के लिए जाता, लेकिन अब उसे ऐसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अधिक से अधिक ये सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए था। विदेश में विहान ने सभी प्रकार की महिलाओं के साथ काम किया था। ये सिर्फ भावनात्मक निराशा थी जिसका उपयोग गुस्सा निकालने के लिए किया जाता था। लेकिन अब चीन में वापस आकर चीनी लड़कियां विदेश की उन चुलबुली महिलाओं से भिन्न हैं, और यदि चीजें गलत हो जाएं तो वे आपसे चिपक सकती हैं। हुआ कुछ चुटकुलों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और इसके अलावा आपके चुटकुले तो मैं वास्तव में खुद पर काबू नहीं रख पा रही हूँ। हे विहान को यकीन नहीं था कि वह ये जानबूझकर कर रहा है, लेकिन जितना अधिक वह ये कहता युवती उतनी ही अधिक उत्साहित होती गई। उसका जिद्दी स्वभाव बेकाबू हो गया था, खासकर विहान की आखिरी टिप्पणी के बाद, जिसमें स्पष्ट रूप से उसकी छोटी छाती का तिरस्कार किया गया था। यद्यपि उसकी छाती उसकी चचेरी बहन से तुलना योग्य नहीं थी, फिर भी यह इतनी अवांछनीय नहीं होनी चाहिए। आखिरकार यह अभी भी मांस है। अध्याय 65। यदि मैं तुम्हें मौत के घाट नहीं उतार सकता, तुम जानवर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं हुआबुकी निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जो अपना वचन नहीं रखता। इसके अलावा मैं एक समकालीन सितारा हूँ, यहाँ तक कि मेरी तूब भी जमीन पर गिरने पर उसे कील की तरह गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा कृपया हम महिलाओं को कम मत आंकिए, विशेषकर मैं। आगे बढ़ो, मुझे छुओ। जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ, मुझे जितना चाहो छू लो। मैं कसम खाता हूं कि मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा। ओह, क्या ये गलत नहीं है? इसके अलावा हमारी शर्त में छूने के सौदे का हिस्सा होने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। विहान ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और उसकी आंखें स्पष्ट रूप से युवा लड़की की छाती को घूर रही थीं, और बेचारा हुआबुकी केवल एक भयंकर और अदम्य अमेजन की छवि ही बना सका। चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, विहान ने अफसोस से भरे चेहरे के साथ कहा, जब मैंने तुम्हें छू लिया है तो तुम भी मुझे तब तक छू सकती हो जब तक तुम खुश न हो जाओ। इस तरह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उफ, अगर आसपास लोग होते तो वे शायद विहान के चेहरे पर थूक देते। कोई व्यक्ति इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि अजय क्षेत्र तक पहुंच जाए? एक महान, सचमुच यह एक ऐसी प्रतिभा है जो दुनिया में अक्सर देखने को नहीं मिलती। यहां तक कि हुआबुकी भी लगभग डर गया था। वह ऐसा कुछ कैसे कह सकता है? इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि वह वास्तव में ऐसा दिखावा करने में कामयाब रहा, मानो कह रहा हो, मैं यहाँ बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ। इससे हुआबुकी के मन में अचानक आवेग का संचार हुआ, और उसने मन ही मन सोचा कि क्या शौचालय से पानी निकालकर सीधे अपने बुखार से ग्रस्त माथे पर डालूं। उसने बहुत से विचित्र लोगों को देखा था, लेकिन इस तरह का अतिवादी व्यक्ति वास्तव में दुनिया में एक दुर्लभ दृश्य था। तुम मुझे छूने वाले हो या नहीं? हुआबुकी ने अपना चेहरा काला करके लगभग गुर्राते हुए सवाल पूछा, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पा सकी। लोलिता प्रकार की लड़की होने के बावजूद वह विहान के सामने चालाकी से पेश नहीं आ सकती थी।
यह आदमी कठोर और नर्म दोनों प्रकार की रणनीतियों के प्रति अभेद्य था और यह बहुत क्रोधित करने वाला था कि वह कितना अविश्वसनीय रूप से बेशर्म था। अरे यार, उसने सोचा कि क्या वह किसी चट्टान से निकला है। ठीक है तो मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? विहान ने भ्रम से भरे चेहरे के साथ पूछा। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हुआ बुकी स्तब्ध रह गया, लगभग गुस्से से मर रहा था। क्या ये स्पष्ट नहीं था कि कहां छूना है? क्या उसे सचमुच उसे अपनी छाती छूने देना था? आप जहां भी अच्छा महसूस करें वहां स्पर्श करें, बस इसे करें, अपने दिल की इच्छा के अनुसार स्पर्श करें। हुआ बुकी ने अपने छोटे दांतों को काट लिया और निर्णायक रूप से अपनी आंखें बंद कर ली, उस शर्मनाक दृश्य को देखने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही विहान हिचकिचाते हुए ये तय करने ही वाला था कि कहां से स्पर्श करना शुरू किया जाए, किसी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। एक क्षण में विशेष लड़ाकू पोशाक पहने, मादक पदार्थ निरोधक विशेष पुलिस के 3 सदस्य अंदर घुस आए। तीनों बिना कुछ बोले पहले तो ठिठक गए, फिर निर्दयता से विहान की ओर हाथ बढ़ाए और उसे दीवार से सटा दिया। मिस, क्या आप ठीक हैं? 2 पुरुष और 1 महिला अंदर आए। पुरुष जहां अपने विशेष लड़ाकू परिधान में प्रभावशाली दिख रहे थे, वहीं महिला कहीं अधिक उत्तेजक दिख रही थी। महिला पुलिस की वर्दी पहने हुए, उसने अपनी संपूर्ण आकृति को स्पष्ट रूप से उभारा। उसके काले काले बाल उसकी बहादुर पुलिस टोपी के नीचे करीने से बंधे हुए थे, जिसमें एक ऊंचा माथा, एक सुडौल नाक और एक मानक अंडाकार चेहरे पर चेरी लाल होंठ थे। उसकी गोरी त्वचा इतनी नाजुक लग रही थी कि किसी भी स्पर्श से वह टूट सकती थी। उसकी तन पुलिस वर्दी उसकी लंबी पतली टांगों और पतली कमर को उजागर कर रही थी, जिससे सेक्सी प्रलोभन का एहसास हो रहा था। इस चिलचिलाती गर्मी की चरम सीमा में उसकी चमकदार सफेद जांघें लगभग पूरी तरह से उजागर हो गई थी, जिससे विहान को आश्चर्य हुआ। और उसकी छाती, वह तो बस स्तनों की तानाशाह थी, निश्चित रूप से अनुप्रीता से बहुत बड़ा। दुर्भाग्यवश उसका चेहरा बहुत ठंडा और मुस्कुराहट रहित था और यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह अलगाव सिर्फ उसका पेशेवर व्यवहार था। आप कौन है? हुआ बुकी पूरी तरह से हैरान था, यहां तक कि विहान भी स्तब्ध रह गया, अचानक दीवार से सट गया। वह वापस हमला करने और भागने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वे विशेष पुलिस थे। इस समय भले ही उसके पास कौशल था, उसे कुछ भी जल्दबाजी में करने से पहले स्थिति का आकलन करना था, अन्यथा उसके सिर में गोली लग सकती थी या वह विकलांग हो सकता था और बाद में उसे अधिक से अधिक कुछ सहानुभूति ही मिल सकती थी। कौन जानता है कि नुकसान कितना बुरा होगा। नमस्ते मिस हुआ, डरो मत, हम जोगहाई सिटी पुलिस की लोट्स डिस्ट्रिक्ट शाखा के अधिकारी हैं। हमें कल आदेश मिला कि हम आए और किसी को हिरासत में लें, और अभी हमने आपके कमरे में किसी को धमकी देते सुना, इसलिए हम दौड़े चले आए। तुम ठीक हो? सुंदर महिला अधिकारी ने चिंता से पूछा। ओह, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हुआ बुकी भी स्पष्टता डरी हुई थी। अचानक उसके घर में कई पुलिसकर्मियों का आ जाना किसी को भी डरा सकता है, विशेषकर किसी ऐसे व्यक्ति को जो सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को समझता हो। अरे दोस्त, क्या तुम थोड़ा हल्का हो सकते हो? अगर तुम इसी तरह दबाते रहे तो मेरी गेंदें फट जाएंगी। इस समय विहान निस्संदेह सबसे अजीब स्थिति में था। वह किसी को परेशान नहीं कर रहा था और कमरे में हुआ के साथ एक छोटा सा खेल खेल रहा था, और फिर भी किसी तरह पुलिस उसके दरवाजे पर आ गई। और जिस तरह से वे उसके साथ व्यवहार कर रहे थे वह बहुत कठोर था। 2 विशेष पुलिस अधिकारी उसे जबरदस्ती दीवार के सहारे दबा रहे थे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मर्दानगी सचमुच कुचल दी जा सकती थी। ऐसी अश्लील और घृणित भाषा सुनकर सूनी ने अपनी नजरें तिरस्कारपूर्ण शीतलता से घुमाई, जो अपराध को अपना निजी दुश्मन मानती थी। आप विहान हैं? मिस हुआ बुकी का निजी अंगरक्षक। ओह, मेरा मतलब है मिस, क्या आप मुझे पहले जाने देंगी? भले ही मैंने कानून तोड़ा हो, आपको मेरे साथ इसका स्पष्टीकरण करना होगा, है ना? पुलिस द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी को दीवार के सहारे दबाना उचित नहीं लगता, है ना? और इसके अलावा पुलिस के पास निजी दंड देने का अधिकार नहीं है ना? मेरे जैसे आदर्श नागरिक के लिए, जिसका दिल जनता के लिए बहुत मजबूत है, क्या आपको सचमुच मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की जरूरत है? हाँ, अब हमें संदेह है कि आप किसी हमले के मामले में शामिल हैं, और अभी अभी हमने आपको कमरे में मिस हुआ बुकी को अपने घृणित शब्दों से धमकी देते हुए भी सुना है। चलो स्टेशन पर और बात करते हैं। उसे ले जाओ। अरे, आप स्थिति स्पष्ट किए बिना ही लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा घर के मालिक की सहमति के बिना आपने निजी संपत्ति में सेंध लगाई। मैं आप पर मुकदमा करने जा रहा हूं। हम पर मुकदमा करें? हाँ, क्या आप सिर्फ एक छोटे से अंगरक्षक नहीं हैं? आप हम पर किस बात का मुकदमा कर सकते हैं? गलियारे में 2 पुरुष विशेष पुलिस अधिकारी ठंडे स्वर में हंसे। ये ऑपरेशन लगभग उच्च अधिकारियों को सूचित किए बिना ही किया गया था, और हुआ को अपने संबंधों का उपयोग करके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी ड्रग स्पेशल पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी, क्योंकि उसे पता चला था कि विहान एक अंगरक्षक है। विहान को पकड़ने वाले पुरुष विशेष पुलिस अधिकारी ठंडी हंसी हंसे और फिर बोले, जब हम थाने पहुंचेंगे तो सब कुछ साफ कर देंगे। इसके साथ ही परिणामों की परवाह न करते हुए 2 विशेष अधिकारियों ने विहान को हथकड़ी लगा दी और उसे बाहर ले जाने लगे। यदि यह बुरा विहान होता जिसे इस तरह अचानक गिरफ्तार कर लिया गया होता, तो संभवतः उसने बहुत पहले ही अपने गुस्से से इन दोनों अधिकारियों को मार डाला होता, लेकिन अब जब वह चीन में था तो सब कुछ कानूनी होना ही था।
लाख कारणों के बावजूद उन्हें मुकदमा दायर करने से पहले सच्चाई सामने आने तक इंतजार करना पड़ा। लापरवाही से काम करने से केवल उसकी मृत्यु ही होगी। आखिरकार वे विशेष पुलिस थे। उस शब्द का क्या तात्पर्य था? वे सशस्त्र पुलिस से भी कहीं अधिक दुर्जय थे। छोटी मिस हुआबुकी भी इस घटनाक्रम से स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से अपने चचेरे भाई को फोन करके मदद मांगी, क्योंकि उसे डर था कि बाद में कुछ बहुत बुरा हो सकता है। उसे तो ये भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। अभी तो वह और मैं कमरे में सिर्फ एक खेल खेल रहे थे। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। हुआबुकी जल्दी से समझाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गुस्सेल सूनी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के सामने स्वयं को साबित करने के लिए उत्सुक सूनी ने अपने वरिष्ठों के आदेश के बिना ही एक अस्वीकृत आवेगपूर्ण हड़ताल शुरू कर दी थी। अध्याय 66। अगर आपकी हिम्मत है तो मुझे काटो। विहान भी कार में अविश्वसनीय रूप से उदास था। उसे संदेह था कि उसका किसी हमले के मामले से कुछ लेना देना है। ये तो बहुत दूर की बात थी, है ना? इस उग्र, सेक्सी और खूबसूरत महिला पुलिस अधिकारी का सामना करते हुए विहान उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने बस कुछ बार उसकी तरफ देखा और फिर चुप हो गई। विहान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस बिंदु पर विहान परेशान महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे बिना कारण बताए ही पकड़ लिया गया। क्या आप मुझे कम से कम कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे सकते? आप मुझे बिना किसी कारण के स्टेशन में नहीं फेंक सकते, है ना? अंत में विहान ने असहाय महसूस करते हुए एक चंचल मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं कहता हूँ सुंदर अधिकारी, मैंने कौन सा कानून तोड़ा है? आपको सचमुच मुझे बताना चाहिए। आप मुझे एक भ्रमित भूत बनकर नहीं रहने दे सकते, है ना? सूनी ने पहले तो उसे अपनी सुंदर आंखों से ठंडी नजरों से देखा, फिर आगे की ओर देखती रही, फिर भी उसे अनदेखा करती रही। हे, यदि आप मुझे गंभीरता से नहीं लेते हैं तो मुझे दोष मत दीजिए। विहान ने अनिच्छा से अपने कंधे उचका दिए, सूनी की पुलिस वर्दी वाली छाती को गौर से देखा और अपना सिर हिलाया। दया से टीएस ध्वनियां निकाली जैसे कि उसे किसी बात का पछतावा हो। इस समय विहान की स्पष्ट जांच के तहत सूनी, जो एक कुख्यात विस्फोटक स्वभाव की थी, ये सुनकर कि उसने कुछ समय पहले एक विकृत व्यक्ति के गुप्तांगों को उकसाने के बाद लात मारकर और उन पर लगातार रौंद कर फाड़ दिया था, मुश्किल से अपने गुस्से को रोक पा रही थी। ऐसी महिला सचमुच इस दुनिया में दुर्लभ है। विहान की तीखी निगाहों को महसूस करते हुए सूनी ने अपनी बर्फीली पुतलियों से उसकी आंखों में देखा और उसे भयंकर रूप से घूरते हुए गुस्से से चेतावनी दी, तुम क्या देख रहे हो? घूरते रहो, हो सकता है मैं तुम्हारी तीसरी टांग तोड़ दूं। विहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कह रहा था सुंदर अधिकारी, ऐसा लगता है कि आपकी वर्दी बिल्कुल फिट नहीं है। क्या मैं इसे आपके लिए ढीला कर दूं? आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहा आपने? अगर हिम्मत है तो फिर से कहो। सूनी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं और वह विहान पर दहाड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण उस पर झपट पड़ेगी। यदि यह आखिरी बार न होता जब उसने उस विकृत व्यक्ति के गुप्तांगों पर लात मारी थी, जिसके कारण उसे वर्तमान अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा, तो उसने निश्चित रूप से उसे मौके पर ही पीट दिया होता। हे, मुझमें हिम्मत है या नहीं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे साथ कभी नहीं सोया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं अक्षम हूं? क्यों न हम यही कार हिलाने का प्रयास करें? पुलिस की गाड़ी पर कार हिलाने का खेल खेलना, जो एक बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे लिए पहली बार है। विहान ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा कि चूंकि उसे बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसे डरने की क्या जरूरत थी? हरामी, मैं तुम्हें मार दूंगा। सूनी के सुंदर चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया और वह गुस्से से विहान पर चिल्लाए। यह देखकर कि सूनी केवल भौंक रही थी और काट नहीं रही थी, विहान ने जानबूझकर उकसाया, चलो। मेरे शरीर में इस समय बहुत खुजली हो रही है, क्या मैं आपकी थोड़ी मालिश कर दूं? सूनी, शांत हो जाओ। इस तरह की बकवास पर परेशान मत होइए। हम ऊपर से आदेश पाकर यहाँ आए हैं, कृपया कोई मूर्खतापूर्ण काम न करें। एक साथी स्वॉट अधिकारी ने उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे कदम बढ़ाया। तभी सूनी शांत हुई और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कामयाब रही, लेकिन हर बार जब उसने विहान का मुंह देखा तो वह अपनी बंदूक निकालने और उस बदमाश को मौके पर ही गोली मारने के करीब पहुंच गई। ये देखते हुए कि वह पहले से ही एक हालिया मामले में मुश्किल में थी, पिछली घटना जैसी एक और घटना होने पर उसके पिता उसकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे। सूनी की छाती को गुस्से से ऊपर नीचे होते देख विहान ने फिर भी लापरवाही से अपनी निगाहें उसकी मजबूत छाती पर घुमाईं, जिससे सूनी और भी क्रोधित हो गई। वह जितनी अधिक क्रोधित होती गई, उसकी छाती में उतनी ही अधिक भयावह उतार चढ़ाव होने लगे, जिससे विहान लगभग दंग रह गया। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी वास्तव में अलग होते हैं। पुरुषों की तरह ही जो लोग सेना से आते हैं वे भी औसत नागरिक की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, है ना? और इन प्रशिक्षित महिला अधिकारियों की छाती का विकास दूसरे दौर में होता हुआ प्रतीत होता है। पूरे रास्ते दोनों की आंखें लाल थीं और वे लड़ते हुए मुर्गे की तरह दिख रहे थे। विहान अपने खेल के साथ आगे बढ़ने में काफी खुश थी, जबकि सूनी गुस्से से लगभग उबल रही थी। वह उसे मार नहीं सकती थी और उसे गालियां देना भी व्यर्थ था, क्योंकि उसकी चमड़ी शहर की दीवार से भी मोटी थी और वह अपमान को सहन नहीं कर सकता था। अंततः जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले थे तो सूनी ने उसे कठोर निगाहों से देखा और नाराजगी से सोचा, हम्फ, तुम्हें कुछ देर तक इधर उधर कूदने दो। आपको शब्दों के साथ कठोर व्यवहार करना पसंद है ना?
जब तक हम स्टेशन नहीं पहुंच जाते तब तक प्रतीक्षा करो, हम देखेंगे कि तुम कितने कठोर हो सकते हो। मैं पुलिस स्टेशन में अपने उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हूँ। यदि कोई बड़ी घटना घट भी जाए तो कोई न कोई हमेशा मेरा साथ देता है। सबसे बुरी स्थिति में तो मुझे पदावनति किया जा सकता है। रुको और देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटता हूँ कमीने। क्या मेरे सहकर्मियों के सामने मेरे साथ छेड़खानी करने का साहस करना मौत को न्योता देना नहीं है? विहान ने सूनी की निगाहों को पूरी तरह से देखा, फिर भी उसने उत्तेजक ढंग से अपना सिर ऊंचा रखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कोई संकेत लिखा हो, आगे बढ़ो, मुझे काटो। ऐसे बेशर्म बदमाश सूनी ने बहुत देखे थे, और चाहे बंदर कितना भी चालाक क्यों न हो, तथागत के हाथ लगने के बाद वह एकमात्र बंदर आत्मा बनने से बच नहीं सकता था। वह आपको तब तक दबाए रखेगी जब तक कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। कुछ मिनट बाद पुलिस की गाड़ी अंततः पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई। हालांकि जब पुलिस की गाड़ी के दरवाजे खुले तो थाने के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जिसमें थाने का प्रमुख भी शामिल था। जैसे ही उन्होंने सूनी को देखा वे ऐसे भाग गए जैसे उन्होंने कोई बाघ देख लिया हो, और छिपने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसका उग्र स्वभाव इतना उग्र था कि उसके साथ कार में बैठे विशेष पुलिस अधिकारी भी उससे डरते थे। आखिरकार उसके पिता थाने के उप प्रमुख थे, और इसके अलावा वह बहुत सुंदर थी। कौन उसे अपमानित करने का साहस करेगा? ये तो मुसीबत को बुलावा देना होगा, है न? कमीने, यहां से बाहर निकलना। सूनी भयंकर ऊर्जा से भरी हुई थी जब उसने विहान को बाहर खींच लिया। हे, मेरे पास हाथ पैर हैं, मुझे तुम्हें घसीटने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूं। तुम बेवकूफ। जैसे ही सूनी उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, उसे एक कठोर अधिकारपूर्ण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने रोक दिया। रुकना। पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार के सामने 50 वर्ष से अधिक उम्र का एक पुलिस अधिकारी खड़ा था, लेकिन उसकी वर्दी और व्यवहार से स्पष्ट था कि वह यहाँ का उपप्रमुख था। पापा। सूनी जल्दी से रुक गई और बिगड़े हुए स्वर में पुकारने के लिए आगे बढ़ी। पहले उसे अंदर ले जाओ, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विहान को देखने के बाद आदेश दिया, लेकिन तुरंत विहान को दृश्य से दूर ले गया। लेकिन जैसे ही विहान ने सूनी को धक्का दिया, उसने उसकी ओर मुंह बनाया, अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वहां से चला गया। एक क्षण में सूनी का उग्र स्वभाव भड़क उठा, लेकिन अपने पिता के सम्मान में उसने बलपूर्वक अपने हृदय में क्रोध को दबा दिया। मध्यम आयु वर्ग का आदमी सूनी को अपने साथ घसीटते हुए जल्दी से घटनास्थल से चला गया और फिर एक खाली कमरे में उसे डांटना शुरू कर दिया। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? क्या आप कार्य करने से पहले नहीं सोचते? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि हम उस आदमी की जांच कर रहे हैं? आप मामले को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? अब तो आपने ये कर लिया है ना? हमने गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन क्या हमारे पास उसे कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति से जोड़ने वाला कोई सबूत है? देखो तुमने क्या किया है, जो कुछ भी सबने तैयार किया था उसे तुमने बिगाड़ दिया है। जैसा बाप वैसी बेटी कहावत है, और यह बात इससे अधिक सत्य नहीं हो सकती। बूढ़ा आदमी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था, और उसने एक ऐसी बेटी पैदा की थी जिसका गुस्सैल स्वभाव और भी ज्यादा था। ये पिता पुत्री की जोड़ी वास्तव में लोड्स डिस्ट्रिक्ट उप डिवीजन के लिए गर्व का स्रोत थी। पिताजी, चूंकि आपको उसकी पहचान पर संदेह हो ही गया है, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? हमें ये भी रिपोर्ट मिली है कि उसने किसी को घायल कर दिया है, तो इसके लिए उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए? भले ही वह कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति से जुड़ा न हो, फिर भी उसने किसी को घायल किया है। किसी भी हालत में हमें उसे गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस के रूप में यदि हम लोगों के लिए वास्तविक काम नहीं करते हैं, तो हम किस काम के हैं? अपने पिता की उपस्थिति में सूनी का रुख थोड़ा नरम था, लेकिन उसका तर्क अभी भी मजबूत और अडिग था। तू मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ? क्या आपने आज सुबह समाचार नहीं देखा? इसके अलावा पीड़ित ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरी घटना एक दुर्भावनापूर्ण तमाशा है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब आपने उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो आपके बुजुर्ग पति ही इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। ये पता चला कि हुआबुकी के हस्ताक्षर समारोह में विहान द्वारा किसी को घायल करने की घटना पहले ही मीडिया द्वारा पुलिस को बता दी गई थी, लेकिन बाद में कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति की उपस्थिति ने सभी को विहान और उसके बीच के रिश्ते के बारे में कुछ संदेह पैदा कर दिया। जरा सोचिए, विहान ने दिन में किसी पर हमला किया और उसी रात कांस्य मुखौटा वाला आदमी प्रकट हुआ। क्या यह अजीब बात नहीं है? अध्याय 67 पूछताछ कक्ष में उथल पुथल। चूंकि हुआबुकी एक सार्वजनिक व्यक्ति थी, मीडिया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उसका कांस्य मुखौटे वाले आदमी से कोई संबंध नहीं था, लेकिन विहान के प्रति संदेह बहुत बढ़ गया था। इसलिए सभी ने सर्वसम्मति से अपनी निगाहें विहान पर टिका दी, जो उसका सबसे करीबी अंगरक्षक था। आपने अभी किसी को घायल किया ही था कि तभी कांस्य का मुखौटा पहने वह आदमी प्रकट हो गया। क्या ये संयोग नहीं था? मीडिया द्वारा कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति को खूब प्रचारित किए जाने के कारण वह लगभग घर घर में जाना जाने वाला नाम बन गया था। एक ऐसा मजबूत व्यक्ति जो बिना किसी चोट के 5वीं मंजिल से नीचे कूद सकता था। दुनिया में शायद ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत कठिन है ना? आजकल किस चीज में आग लग सकती है? पैसा कैसे कमाया जा सकता है? ये निश्चित रूप से एक नौटंकी होगी। जब तक नौटंकी काफी मजबूत है, वही सबका ध्यान आकर्षित करती है। ये सब पैसे के बारे में है। सितारों के साथ इतने घोटाले क्यों होते हैं?
ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपनी दृश्यता बढ़ाना चाहते हैं, जनता की नजरों में आना चाहते हैं, ताकि उनका मूल्य बढ़ सके। इसलिए समाज को स्थिर करने और इस तूफान को शांत करने के लिए उच्च अधिकारियों ने पहले ही झोंगहाई सिटी ब्यूरो को जांच का जिम्मा संभालने का आदेश दे दिया था। पहला संदिग्ध निश्चित रूप से विहान था। सामूहिक निर्णय के तहत वे विहान को निगरानी में रखने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था सूनी ने इस समय निर्णायक रूप से कार्य किया। और उन्होंने किसी को गिरफ्तार करने वाली टीम का भी नेतृत्व किया। क्या इससे परेशानी नहीं हो रही थी? लेकिन सूनी को कहाँ पता था कि उस घटिया आदमी ने विहान की घटना के बारे में पहले ही शिकायत दर्ज करा दी थी और अब वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा था। यदि वे अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप पुलिसकर्मी इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? पुलिस को क्या करना चाहिए? वे जनता की कठिनाइयों का समाधान करते हैं और कानून को हथियार के रूप में तभी निर्णायक रूप से इस्तेमाल करते हैं जब अत्यंत आवश्यक हो। लेकिन अब सब कुछ हलचल मचा रहा था। वे भी पुण्य कार्य करने के लिए उत्सुक हैं, ठीक है। पिछले महीने मैंने किसी को चोटिल कर दिया था और इसके कारण मुझे पदावनत कर दिया गया था, इसलिए मैं यहाँ कुछ योग्यता अर्जित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने पिता से ये सुनकर सूनी भी अपना आपा खो बैठी। उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच बहुत लापरवाह हो गई थी। भले ही आप योग्यता बनाना चाहते हो, आपको पहले सभी के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। और आप गिरफ्तारी के लिए स्वॉट टीम भी लेकर आए। क्या आप जानते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे? मुझे बस संदेह था कि वह कांसे मुखौटे वाले आदमी से संबंधित था, और चूंकि वह एक अंगरक्षक है, मुझे डर था कि अगर कुछ गलत हो गया तो मदद करने के लिए कोई होगा। जैसे ही उसने कहा, सूनी ने खुद को आगे बढ़ने में असमर्थ पाया, यह महसूस करते हुए कि उसने वास्तव में इस बार एक बड़ी समस्या पैदा कर दी थी। सारा दोष ब्यूरो के उन नरपिशाचों पर डाला जाना चाहिए। पिछली बार एक विकृत व्यक्ति को पकड़ने के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति के परिवार के गहने भी तोड़ दिए थे और उसके बाद उसे सीधे पदावनत कर दिया गया था। हालांकि ब्यूरो के नर जानवरों ने उस पर हंसा, इसलिए कुछ सम्मान जीतने के लिए वह कुछ पुण्य कमाने के लिए जल्दबाजी में विहान को गिरफ्तार करने चली गई, लेकिन अच्छे से ज्यादा नुकसान कर बैठी। तुम हो ना? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उसकी प्यारी बेटी ने लगभग बीमार कर दिया था। उसे बेटी कहकर पुकारने से पता चलता है कि उसका स्वभाव लड़कों जैसा था, गुस्सैल और हमेशा पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करने की चाहत रखने वाली, किसी भी चीज से विचलित न होने वाली। जब वह सेना में थी तब तो ये ठीक था, लेकिन अब जब उसे ब्यूरो में रखा गया है तब भी उसे पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में आनंद आता है। वह कभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती। और अब देखिए क्या हुआ। पिछले महीने उसने किसी के गहने तोड़ दिए थे और इस बार उसने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़े आदमी के सामने सूनी अभी भी बहुत अच्छी तरह से व्यवहार कर रही थी। आखिरकार उसने गलती की थी, इसलिए उसे इसे स्वीकार करना पड़ा क्योंकि वह एक समझदार व्यक्ति थी। अब हम क्या कर सकते हैं? चूंकि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उससे पूछताछ कीजिए। आखिरकार हमारे पुलिस स्टेशन को भी संदेह है कि वह कांसे मुखौटे वाले व्यक्ति से संबंधित है। आप जांच करने के लिए जिम्मेदार होंगे, ये देखने के लिए कि उसका उस रहस्यमय आदमी से वास्तव में क्या संबंध है। जितना संभव हो सके उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करें। खैर, यह आपके लिए खुद को सुधारने का मौका है, अन्यथा यदि आपको फिर से पदावनत किया गया तो आप एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के रूप में सड़कों पर यातायात नियंत्रित करने का काम करेंगे। बूढ़े आदमी द्वारा ये कहे जाने के बाद सूनी सचमुच थोड़ी डर गई। यदि उसे सचमुच ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड में स्थानांतरित कर दिया गया तो ये बहुत शर्मनाक होगा। यद्यपि उसके पिता ब्यूरो के उपनिदेशक थे, फिर भी हाल ही में उसने बहुत अधिक गलतियां की थी। आप अपनी संतानों की इतनी हद तक रक्षा नहीं कर सकते। जैसे ही विहान ने स्टेशन में प्रवेश किया, उसे तुरंत पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। काले शीशे की ओर देखते हुए विहान ने मन ही मन हंसी। ये कितना महान कार्य है। इस प्रकार के छोटे से ब्यूरो ने वास्तव में वन वे ग्लास स्थापित किया था, जो एक प्रकार का लेपित ग्लास है जिसे मजबूत किया जा सकता है या इंसुलेटिंग ग्लास में बनाया जा सकता है। आमतौर पर इसका उपयोग ऊंची इमारतों की खिड़कियों के लिए किया जाता है। आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से आप अंदर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। और जिस पूछताछ कक्ष में विहान था, वहां इस प्रकार के कांच का उपयोग किया गया था। आमतौर पर उच्च स्तरीय पुलिस थाने संदिग्धों से पूछताछ करते समय इस ग्लास का उपयोग करते हैं। जब किसी संदिग्ध को पूछताछ कक्ष में बंद कर दिया जाता है तो बाहर के लोग उसकी हर गतिविधि देख सकते हैं, लेकिन संदिग्ध व्यक्ति बाहर नहीं देख सकता। ध्वनिरोधन उत्कृष्ट था। एक तरफा पारदर्शी कांच की ओर देखते हुए विहान, जो अपनी हथकड़ी खोलने पर विचार कर रहा था, ने कोई कदम नहीं उठाया। कौन जानता था कि बाहर से कितनी आंखें उसे देख रही थी। विहान ने इसे ऐसे माना जैसे वह छुट्टी पर हो। वह पहले कभी किसी घरेलू स्टेशन के अंदर नहीं गया था और ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये जानवर किस प्रकार की करतब दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में 30 वर्ष की आयु का एक अधीर पुलिस अधिकारी पूछताछ कक्ष में दाखिल हुआ। नाम विहान। जातीयता हान। आयु 24, लगभग 25। सेक्स आप अनुमान लगाएं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मध्यम आयु वर्ग का अधिकारी एक क्षण के लिए अचंभित रह गया। तुम बेहतर ढंग से व्यवहार करो। ये पुलिस स्टेशन है, बाहरी दुनिया नहीं। मुझे परवाह नहीं है कि आप बाहर कौन हैं, बेहतर होगा कि आप यहाँ अच्छा व्यवहार करें।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को विहान ने स्पष्ट रूप से मूर्ख बनाया था और अचानक उसे क्रोध का एहसास हुआ। अफसर, क्या आप सचमुच 50 साल के हैं? ये सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप केवल 30 साल के हैं। टीएस, आपको ऐसी समस्या कैसे हो सकती है? विहान ने 2 बार टीएस किया और अपना सिर हिलाया। आपका क्या मतलब है? क्या 50 साल पुराना? क्या मैं इतना बुरा हूँ? अधेड़ पुलिसकर्मी उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह युवक क्या कहना चाह रहा है। 50 नहीं? तो फिर तुम्हारी आंखें इतनी धुंधली क्यों हैं? एक गंभीर प्रश्न जैसे कि मैं पुरुष हूं या महिला, और आप मुझसे लिंग के बारे में पूछ रहे हैं। अब मुझे सचमुच संदेह है कि क्या आपकी आंखों में कोई समस्या है। आप बच्चे, घमंडी मत बनो। ये पुलिस स्टेशन है, बाहर का हिस्सा नहीं। मैं आप पर एक अधिकारी का अपमान करने का आरोप लगा सकता हूँ। अधेड़ उम्र के पुलिस वाले को भी गुस्से से अपने नथुने फड़कते हुए महसूस हुए। हे, विहान ने सूखी हंसी हंसी और बोलना बंद कर दिया। यदि आपको ये पुस्तक पसंद नहीं है तो लेखक की एक और नई पुस्तक धारावाहिक रूप से प्रकाशित होने वाली है जिसका नाम है सुपर एक्सपर्ट ऑफ फीमेल चेयरमैन। आप पुस्तक शहर में लेखक हुआ बुकी को खोज सकते हैं या फीमेल चेयरमैन की सुपर एक्सपर्ट को खोज सकते। अध्याय 68। तुम सचमुच मजा किया हो। बच्चे, बहुत घमंडी मत बनो, मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी ने मेज पर जोर से पटकते हुए कहा। उसके अंदर कुछ गुस्सा बढ़ रहा था। अधिकारी, आप मानसिक रूप से बीमार हैं और इसे इलाज की जरूरत है, विहान ने गंभीरता से कहा। क्या कहा आपने? तुम ही बीमार हो। जब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं तो मैं बीमार कैसे हो सकता हूं? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने कहा जो वास्तव में मधुमेह से पीड़ित था। जब कोई व्यक्ति अपने सबसे आरामदायक दौर में होता है और अचानक उत्तेजित हो जाता है और उसकी पहली प्रतिक्रिया खंडन करने की होती है तो यह निश्चित रूप से एक मानसिक समस्या का संकेत है। बकवास बंद करो। अधेड़ पुलिस अधिकारी की नजरें इधर उधर घूमने लगी। हे ऑफिसर, मेडिकल किताबें यही कहती हैं, वे मूल लेखक हैं, मैं तो बस अनुवाद कर रहा हूँ। आप विज्ञान पर अविश्वास नहीं कर सकते हैं ना? विज्ञान को अस्वीकार करना, विज्ञान पर सवाल उठाना, ये लोकतंत्र विरोधी है, आप जानते हैं। बेहतर होगा कि आप सावधानी से सोचें, अन्यथा एक बार जब यह निगरानी फुटेज कॉपी हो गई और लीक हो गई तो आप पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लग सकता है। विहान ने गर्व से खड़े होकर मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी की जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और उसे आसानी से पीना शुरू कर दिया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति क्रोध से कांप रहा था। उसे लग रहा था कि दूसरे पक्ष ने उसके साथ छल किया है। वह अपना गुस्सा जाहिर करने में असमर्थ था और अब उसे मानवता के खिलाफ अपराधी भी करार दिया जा रहा है। मैंने बेशर्म लोग तो देखे हैं, लेकिन इस हद तक बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा जो अपनी तीखी जुबान से किसी आदमी को भी तकलीफ दे। तभी पूछताछ कक्ष का दरवाजा खुला और सूनी मुस्कुराते हुए अंदर आए और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जाने का संकेत दिया। जैसे ही वह सूनी के पास से गुजरा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चुपके से अपना पसीना पोंछ लिया। यो, तुम इतने अच्छे मूड में कैसे हो, सुंदर अधिकारी? क्या तुम्हें कोई अच्छी किस्मत मिल गई? सूनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर विहान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझसे प्यार करने लगी हो? उसके उग्र स्वभाव के बारे में सोचते हुए विहान को एहसास हुआ कि वह इसका आनंद लेने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं था। कौन जानता है कि वह उसके अंडकोश को 3 टुकड़ों में कुचल देगी। उसका चेहरा देखकर सूनी को भी गुस्से को दबाना पड़ा। यदि यह मामला गड़बड़ाने वाला न होता तो वह उसे बहुत पहले ही एक भयंकर नजर से देख चुकी होती। मुस्कुराकर उसका स्वागत करना तो दूर की बात थी। यह एक सपना होगा। नाम विहान, आयु 25, लिंग। हे ऑफिसर, क्या आप ये पुराने और शर्मनाक सवाल नहीं पूछ सकते? मैं ऐसी दिखती हूँ, क्या अभी तुम्हें मुझसे मेरे लिंग के बारे में पूछने की जरूरत है? विहान मेज पर झुक गया, अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया, फिर हंसा और धुआं उसके गाल की ओर उड़ा दिया। एक क्षण में सूनी की पतली और गोरी उंगलियां चटकने लगी। उसका पीला रक्तहीन चेहरा लगभग गुस्से से फट पड़ा, लेकिन कांस्य मुखौटे के मामले को सुलझाने के लिए इस कष्टप्रद आदमी से दोस्ती करने की अपने पिता की सलाह को याद करते हुए उसने खुद को रोक लिया। आखिरकार ऐसे उदासीन व्यवहार के साथ कौन उसके साथ व्यवहार करना चाहेगा? अब मैं तुमसे जो भी पूछूं तुम्हें केवल हाँ या ना में उत्तर देना होगा। आप जो कुछ भी कहेंगे उसे अदालत की गवाही के रूप में लिया जाएगा, और यदि आप हमें धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो आप पूरी कानूनी जिम्मेदारी वहन करेंगे। सूनी ने जानबूझकर विहान को धमकी देने के लिए अपना स्वर धीमा करते हुए कहा। हे, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप सोचते हैं कि मैं कोई अनुभवहीन बच्चा हूं जो कानून नहीं जानता? मेरा वकील यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे चुप रहने का अधिकार है। जो भी हो, आप मेरे वकील से बात कर सकते हैं। हाँ, मानो इस घटिया अंगरक्षक के पास कोई वकील हो। हास्यास्पद है, एक अंगरक्षक जो मुश्किल से 3000 रुपये महीना कमाता है, उसके पास वकील है। क्या ये कोई मजाक है? आपके पास कोई वकील है? मुझे लगता है कि वह कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। विहान अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, सिगरेट पी रहा था, लेकिन उसकी नजरें कभी कभी सूनी के कामुक चेहरे पर पड़ जाती और वह अपने दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी को छूते हुए मुस्कुराता। टस्क टस्क, विहान ने प्रशंसा की 2 आवाजें निकाली। आप कहाँ देख रहे हैं? सूनी पहले से ही उसकी जलती हुई निगाहों को महसूस कर सकती थी और तुरंत ही वह पूरी तरह से असहज महसूस करने लगी।
ऐसे नीच व्यक्ति द्वारा घूरे जाने से किसी को भी असहज महसूस हो सकता है, विशेष रूप से उसके जैसे घटिया व्यक्ति को। हे मैं तो बस अनुमान लगा रहा हूँ, विहान हंसा। अनुमान? क्या अनुमान लगा रहे हैं? क्या वह मेरे वक्ष का आकार अनुमान लगा रहा होगा? क्या इस आदमी को मृत्यु शब्द लिखना नहीं आता? क्या उसे मरने का डर नहीं है? क्या मेरे स्तन ऐसी चीज है जिसे वह देख सके? और इतनी खुलेआम घूरना। भले ही सूनी सामान्य रूप से धैर्यवान थी, लेकिन इस बार वह खुद को रोक नहीं सकी। अचानक खड़ी हो गई, मेज पर जोर से पटक दिया और डांटा, तुम गुंडे हो, बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो, वरना मैं आप पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाऊंगा और आपको कुछ और दिनों के लिए हिरासत में रखूंगा। हे यहाँ देखो सुंदर अधिकारी, आपने मुझे बिना किसी अच्छे कारण के, बिना पानी या सिगरेट के यहाँ खींच लिया, और आप अभी भी मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। सावधान रहे, मैं आप पर धमकाने का मुकदमा कर सकता हूँ, विहान ने लापरवाही से अपने होंठ भींचते हुए कहा। तुरंत ही सूनी के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। दरअसल इस बार उन्होंने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था और जल्दबाजी में कार्रवाई की थी। वे दूसरे पक्ष पर हमले का आरोप लगा सकते थे, लेकिन पीड़िता ने मीडिया के सामने घोषणा की कि यह एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य था, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया और इसके बजाय उसने खुद को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। अब वह बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पा रही है। भले ही उस आदमी के श्रीमान से अनगिनत संबंध थे, ब्रॉन्ज मास्क के साथ उसे अभी भी उसके साथ एक वीआईपी की तरह व्यवहार करना था। अगर यह पता चला कि उन्होंने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो एक वास्तविक मुकदमा उसे बर्बाद कर सकता था और उसे वास्तव में यातायात का प्रबंधन करना पड़ सकता था। पेशा? सूनी ने कठोर चेहरे के साथ अनुमान के मुद्दे पर अधिक विचार नहीं किया, बल्कि ठंडे भाव के साथ अगला प्रश्न पूछा। हे सुरक्षा गार्ड, उसने हंसते हुए कहा। सुरक्षा गार्ड? क्या आप बॉडीगार्ड नहीं हैं? सूनी को शक हुआ, उसे लगा कि कहीं वह जानबूझकर उसके साथ परेशानी तो नहीं खड़ी कर रहा। वह स्पष्टतः एक अंगरक्षक था, लेकिन उसने सुरक्षा गार्ड होने का दावा किया। सुरक्षा मेरा मुख्य काम है, अंगरक्षक मेरा सहायक है। हमारी तरह बिना शिक्षा या कौशल के अगर मुझे कई नौकरियां नहीं मिलती तो मेरा समर्थन कौन करेगा? अब जीवन यापन की लागत इतनी अधिक हो गई है कि एक प्लेट तले हुए नूडल्स खाने की कीमत भी 10 युआन से अधिक हो गई है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो क्या आप मेरा साथ देंगे? विहान चिढ़कर बोले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम प्रगति के बारे में सोचोगे भी। ओह, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बस कंपनी के दरवाजे पर नजर रख रहा हूँ। हो सकता है कि एक दिन कोई अमीर महिला मुझ पर मोहित हो जाए और शायद कोई मुझे अपने पास रख ले, फिर मुझे जीवन भर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, विहान ने सहजता से कहा। क्या तुम आदमी भी हो? सूनी ने गुस्से से कहा। हे इस युग में सख्त अभिनय करने का क्या फायदा है? पुरुष होना तो बस एक उपाधि है। केवल बिस्तर पर ही कोई व्यक्ति सही मायने में पुरुष बनता है। वैसे क्या आप किसी ऐसी बहन को जानती हैं जो किसी अच्छे परिवार से हो और जिसे काम करने की जरूरत न हो? विहान ने सिगरेट का एक कश लिया और आगे कहा, अधिमानतः छोटे स्तनों के साथ गाय की तरह नहीं। बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यह नकली है, जैसे किसी के कपड़े लगभग फट रहे हों, लेकिन अंदर का सामान नकली होना चाहिए, अन्यथा यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है ना? विहान ने धुआं छोड़ते हुए और सूनी की ओर मुस्कुराते हुए यह बात कही और स्पष्ट रूप से अपने शब्दों का इशारा सूनी की ओर किया। तुम जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हो, है ना? तुम्हें कैसे पता कि मेरे स्तन बड़े हैं? क्या तुमने उन्हें छुआ है? ओह, खांसी, बस अनुमान लगा रहा हूँ, हे बस अनुमान लगा रहा हूँ। विहान ने सूनी से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। वह पहले तो चौंक गया, फिर हंसा और बोला, तुम्हारी असली है या नकली, ये केवल तुम्हारा दिल ही जानता है। तुमने मुझे कभी इन्हें छूने नहीं दिया, कौन जाने तुमने इनमें कुछ भर दिया हो। मादरचोद, मेरे असली हैं, ठीक है। अगर हिम्मत है तो आओ और इन्हें महसूस करो, सूनी ने झट से कहा। अध्याय 69, तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत करते हो। स्पर्श। क्या ये सच है? क्या इस दुनिया में ऐसी अद्भुत भाग्यशाली चीज हो सकती है? एक दो बार उसका मजाक उड़ाओ और उसे छू लो, फिर क्या उसे मजाक उड़ाने के लिए रोजाना पुलिस स्टेशन जाना शुरू कर देना चाहिए? सूनी को करीब आते देखना और जानबूझकर अपनी आकर्षक मजबूत छाती को बाहर निकालना, जानबूझकर उसके सामने उसे छेड़ना, वह छेड़खानी वाली अभिव्यक्ति किसी भी पुरुष को पागल कर सकती थी, लेकिन दुख की बात है कि विहान बहुत गंभीर था। दुनिया में ऐसी अच्छी चीजें कहाँ हो सकती हैं? पुलिस स्टेशन में छूने की पेशकश का तो जिक्र ही नहीं। क्या ये गड़बड़ नहीं है? दुष्ट, चलो छुओ, बस मुझे छूने की कोशिश करो। अगर आपने मुझे जरा भी छूने की हिम्मत की तो मैं आप पर एक राष्ट्रीय लोक सेवक के विरुद्ध अभद्रता का आरोप अवश्य लगा दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने आपको गलती से पकड़ लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम अब भी मेरे हाथों में ही रहोगे। मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगा कि तुम न तो जी सकते हो और न ही मर सकते हो। केवल इस एक आरोप से आप जेल में सड़ सकते हैं, सूनी ने उदास होकर कहा। सूनी स्वभाव से थोड़ी चिड़चिड़ी थी, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी। उसका सेक्सी खूबसूरत शरीर जानबूझकर कैमरे के सामने लहरा रहा था, जो उसके शरीर से आधा ढका हुआ था, जिससे केवल विहान का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन सूनी का नहीं। वह कैमरे से दूर मुंह करके खड़ी थी। अगर फिल्मांकन भी हुआ तो उसमें केवल विहान का चेहरा ही कैद होगा।
हे, ये लड़की दिलचस्प है। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। विहान ने उसकी मंशा को पहले ही भांप लिया था। कैमरे के सामने वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह सुनी को कदम दर कदम अपनी ओर आते हुए देख रहा था। अचानक विहान ने उस आकर्षक आभा को दूर कर दिया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया, जैसे कि वह एक और व्यक्ति था। उसके चेहरे पर एक दयनीय भाव था, क्योंकि उसने सुनी को देखा। मैं कहता हूँ, सुंदर पुलिस अधिकारी, आप क्या करने जा रहे हैं? मेरे पास न तो पैसा है और न ही ताकत। आप स्टेशन पर मेरे साथ कुछ क्रूरता करने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, है न? मैं अभी भी कुंवारी हूँ। उद्धरण चिन्ह। उफ। सुनी पूरी तरह से निराश होकर लगभग फूट पड़ी। विहान ने कैमरे के सामने जानबूझकर अपनी छाती को दबाया, जिससे उनका चेहरा दयनीय और भयभीत दिखाई दिया, जो कार में उनके व्यवहार से अलग था। यहां तक कि सुनी भी लगभग निराश होकर बेहोश हो गई थी। इनमें से कोई भी एक दूसरे से कैसे संबंधित है? स्टेशन पर आपके साथ जानवरों जैसी हरकतें करने के लिए? हाँ, ये राक्षस कहाँ से निकला? क्या वह ऐसी घिनौनी बातें कहने का साहस भी करता है? और एक कुंवारी। सुनी आप जैसे किसी के लिए गिर जाएगी। तुम कुंवारी हो या नहीं, इससे मुझे क्या लेना देना? यदि संसार के सभी पुरुष मर भी जाएं, तो भी मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित कैसे हो सकती हूँ? अच्छा, चूंकि आप खेलना चाहते हैं, मैं भी खेलूंगा। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे आसानी से धमका सकते हो। सुनी, आपने कहा कि आप में हिम्मत है, तो मैं देखूंगा कि आपकी हिम्मत कितनी प्रभावशाली है। ये किसी और बात के लिए नहीं है, मैं बस तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि तुम मेरे हाथों थोड़ा कष्ट नहीं सहोगे तो मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। विहान की बातें सुनने के बाद सुनी को लगभग चक्कर आ गया, ये सोचकर कि इस कमीने ने वास्तव में खुद को एक डिश के रूप में समझ लिया है। कुंवारी? हाँ, प्रामाणिक रूप से गारंटी। चूंकि खूबसूरत अधिकारी मुझसे निपटने के लिए तैयार है, अगर मैं सख्ती से नहीं खेलूंगा तो वह सचमुच मुझे एक नर्म खुरमा समझ लेगी, जिसे कोई भी निचोड़ सकता है। इससे मेरा क्या लेना देना है? तुम्हारे कौमार्य का मुझसे क्या लेना देना है? सुनी उसकी बकवास से लगभग पागल हो गई थी। यह आदमी बहुत उत्तेजक था। तो फिर तुम अपनी छाती मेरे चेहरे पर क्यों धकेल रहे हो? क्या आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी छाती कितनी बड़ी है? हाँ, तुम्हारे ये नकली कपड़े दबाने पर भी कुछ नहीं लगते, फिर भी तुम उन्हें मेरे सामने दिखाने की हिम्मत रखते हो। इसे काट दें। उसकी छाती को देखने के बाद विहान ने तुरंत एक तिरस्कारपूर्ण नजर दिखाई, जिसका अर्थ स्पष्ट था, आपके स्तन बहुत छोटे हैं, देखने लायक नहीं है। लेकिन इन शब्दों ने सुनी को आग में घी डालने जैसा झटका दिया, जिससे उसका पहले से ही उग्र स्वभाव और भड़क गया। उसने विहान को पकड़ लिया और उस स्थान पर जहां कैमरा देख सकता था, उसने उसे सीधे कैमरे के अंधे स्थान में फेंक दिया। तुरंत विहान जानबूझकर दर्द में चिल्लाया, जितना दुखी हो सकता था उतना चिल्लाया, आह! अभद्रता! खूबसूरत पुलिस वाली एक सभ्य आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही है। निगरानी कक्ष के बाहर अधिकारियों ने अपना सिर हिलाया। सुनी का विस्फोटक स्वभाव कुछ ज्यादा ही था। उसने कुछ वाक्यों से अधिक नहीं बोला था कि उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। ये बहुत हिंसक था। आखिरकार उसके पिता उपनिदेशक थे। यदि आकाश गिर जाए तो उसके पिता उसे थाम लेंगे। किसी को भी वास्तव में इन चीजों की परवाह नहीं थी। इसके अलावा विहान वैसे भी एक अच्छे आदमी की तरह नहीं दिखता था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे उसे सबक सिखाया जा रहा था। निगरानी कक्ष में सभी लोग चले गए। जब सुनी किसी को पीटती थी तो उसकी ओर से आंखें मूंद लेना बेहतर था, ताकि उसके स्वभाव के कारण खुद को उसका निशाना बनने से बचाया जा सके। लेकिन इस समय पूछताछ कक्ष में क्या हो रहा था, ये लोग शायद कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। जब सुनी अभी पूछताछ कर रही थी तो विहान ने लगभग एक दयनीय छोटी सी बग होने का नाटक किया था, जबकि सुनी उसके सामने सख्त व्यवहार कर रही थी। अब वह उसे पीटने के लिए कैमरे के अंधे स्थान पर ले गई। इसलिए सभी ने आंखें मूंद ली, लेकिन किसे पता था कि अंदर की स्थिति सभी की उम्मीदों से परे थी। विहान ने सुनी को एक कोने में मजबूती से दबा दिया। उसके मुंह के कोने पर एक चंचल और शरारती मुस्कान दिखाई दी। स्पर्श करने में क्या बड़ी बात है? अगर आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, विहान ने हंसते हुए कहा। विहान की क्रोधित मुस्कान को देखकर सुनी को तुरंत ऐसा लगा जैसे इस आदमी ने उसके साथ छल किया हो। क्या यह हानिरहित होने का दिखावा करने की चाल है? क्या उसके साथ सिर्फ छल किया गया था? धत्तेरी की! क्या आप एक पुलिस अधिकारी के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप जीना चाहते हैं? तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विहान द्वारा कोने में दबाए जाने पर सुनी पूरी तरह से क्रोधित और शर्मिंदा थी। वह हमेशा दूसरों को धमकाती रही थी और किसी ने भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब उसने पाया कि उसके साथ एक हानिरहित व्यक्ति द्वारा छलावा किया जा रहा है। तुरंत ही उसके सीने में क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा, लेकिन उसके हाथ उसके द्वारा जकड़े हुए थे, जिससे उसके लिए खुद को मुक्त करना असंभव हो गया, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। ओह, मैं एक पुलिस अधिकारी के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। क्या मैंने सचमुच फ्लर्ट किया? अभी तो तुमने ही मुझे छूने को कहा था। तुमने तो मुझसे ये भी पूछा था कि ये असली है या नहीं। हे, भूल गई क्या? अगर मैंने आपके साथ छेड़खानी भी की है तो आपके पास इसका क्या सबूत है? ये स्पष्ट है कि आप ही थे जो कैमरे के सामने मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। यह आरोप प्रत्यारोप का उल्टा क्या मतलब है?
तुम बेवकूफ, तुमने सचमुच मुझ पर यह चाल चलने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी तीसरी टांग तोड़ दूंगा। तुम सचमुच सोचते हो कि मैं एक नम्र बिल्ली हूं जो अपने नुकीले दांत नहीं दिखाती। आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। जितना अधिक मैं सूंघता हूं उतना ही मुझे अच्छा लगता है। विहान ने सूनी की ठुड्डी के नीचे हाथ रखा और उसे उत्तेजित करते हुए चिढ़ाया, जबकि सूनी बुरी तरह चुप रही। यदि कोई और होता तो वे शायद मदद के लिए चिल्लाते, लेकिन वह शांत रही और उसमें डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। यदि वह अब मदद के लिए चिल्लाएगी तो उसके कितने सहकर्मी उस पर हंसेंगे। बेहतर होगा कि विहान का वास्तव में विरोध किया जाए और देखा जाए कि वह वास्तव में उसके साथ क्या कर सकता है। क्या वह किसी पुलिस अधिकारी पर हमला करने का साहस कर सकेगा? इसके बजाय उसने अपनी छाती फुलाकर एक चुनौती भरी नजर से मानो कह रही हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो। स्पष्टतः ये किसी कुशल व्यक्ति का साहस था। विहान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे तीव्रता से सूंघने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में सूनी का चेहरा गर्म होने लगा। किसी पुरुष द्वारा इतने करीब से छुआ जाना उसके जीवन में पहली बार था, विशेषकर उस पुरुष की हल्की तंबाकू की गंध के साथ जो वास्तव में मादक थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार 90% से अधिक जोड़े एक साथ आते हैं क्योंकि वे दूसरे व्यक्ति के शरीर की गंध से आकर्षित होते हैं। यह अमूर्त आकर्षण उन्हें एक दूसरे पर निर्भर बनाता है। अनजाने में वे एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन यदि एक व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित सुगंध दूसरे को उल्टी जैसा महसूस कराती है तो वे संभवतः युगल नहीं बन सकते। किसी महिला को सूंघते समय, जैसे कि आपकी अपनी प्रेमिका या पत्नी, आप उनकी गंध के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होंगे। ठीक वैसे ही जैसे अब सूनी ने विहान की हल्की तंबाकू की गंध को करीब से सूंघा, जिससे उसकी स्त्री जैसी गंध उत्तेजित हो गई, जिससे उसके गाल तीव्र रूप से लाल हो गए। विशेष रूप से विहान की रुक रुक कर आती सांसें जो अनजाने में उसके कान के पास से गुजर जाती थी, जिससे वह बेहद संवेदनशील हो जाती थी। महिलाओं के शरीर पर कई संवेदनशील स्थान होते हैं, लेकिन कान निश्चित रूप से उनमें से एक है। अध्याय 70। ये सब बहुत सुंदर होने के कारण है। विहान की चालों को लगातार बढ़ता देख सूनी को पहले से ही चिंता होने लगी थी। उसका स्वभाव ऐसा था कि उसे नियंत्रित करना कठिन था। जिन लोगों को वह पसंद करती थी या जो उसे स्वीकार्य लगते थे, उनका वह शायद ही कभी विरोध करती थी, लेकिन यदि कोई उसे अप्रसन्न करता था तो वह अपनी घृणा को छुपा नहीं पाती थी, बल्कि अपना आदिम स्वभाव भी प्रकट कर देती थी। इसके अलावा वह बहुत चतुर थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति उसकी बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक थी। कार्य में वह अभी भी समस्याओं को बलपूर्वक हल करना पसंद करती थी, जो न केवल सरल था बल्कि उसके लिए अधिक संतोषजनक भी था। फिर भी अब विहान की मर्दाना गंध लगातार उसकी घ्राण तंत्रिकाओं पर हमला कर रही थी। उसने सहज रूप से उसे दूर धकेलने का इरादा किया था, लेकिन इतने निकट संपर्क में सूनी जम गई। उसका मन उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे दूर धकेल दे या फिर एक विनम्र महिला बनी रहे। तुरंत ही सूनी ने अपने जीवन में अब तक की सबसे ज्वलंत कल्पना का प्रयोग किया। कई मानसिक पूरकों के बाद उसने सबसे बुरी स्थिति पर भी विचार कर लिया था, लेकिन उसका चेहरा उसके चेहरे के और करीब आता जा रहा था। उसकी भारी मर्दाना सांसें एक अदृश्य चूषण की तरह सूनी के मस्तिष्क की नसों को खींचती रहीं। क्या वह सचमुच मुझे चूमना चाहता है? मैं सूनी निश्चित रूप से इस बदमाश को मेरा फायदा नहीं उठाने दूंगी। मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और वह एक बुरा आदमी है। एक पुलिस अधिकारी कब से एक बुरे आदमी से डरने लगा है? मैं सूनी ऐसी व्यक्ति नहीं हूं जिसने पहले ऐसे लोगों से व्यवहार न किया हो। मुझे किस बात का डर है? सूनी आंतरिक रूप से परस्पर विरोधी भावनाओं से जूझ रही थी, लेकिन जितना अधिक वह इस संघर्ष से जूझती उतना ही अधिक उसे पीड़ा होती। महिलाएं स्वाभाविक रूप से जटिल और भावुक प्राणी होती हैं। आमतौर पर वे तर्क के बजाय भावना के आधार पर कार्य करते हैं। इसलिए वह दुविधा में थी, क्योंकि विहान जो दबाव डाल रहा था वह प्रतिरोध था। हालांकि जैसे ही सूनी अपनी तर्कसंगतता वापस पाने में कामयाब हुई, विहान के होंठ पहले से ही उसके होंठों से जोर से दब गए थे। पलक झपकते ही सूनी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि विहान का चेहरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। फिर भी सहज रूप से उसने मना नहीं किया, बल्कि दीवार के सहारे स्थिर खड़ी रही, चुपचाप इंतजार करती रही जब तक कि विहान उसके होंठों को चूम नहीं लेता। उस क्षण सूनी का मस्तिष्क पूरी तरह से उथल पुथल हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने उसे अस्वीकार क्यों नहीं किया, क्यों उसने, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जानी जाती थी, उसे दूर नहीं धकेला, और क्यों उसने भागने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि चुपचाप उसके चुंबन की प्रतीक्षा की। वह एक चलती हुई लाश की तरह महसूस कर रही थी, निष्क्रिय रूप से विहान को धीरे से अपने होंठ खोलने और फिर अपने नम मुंह में फिसलने दे रही थी। उसकी नम आंखें विहान के चेहरे पर स्थिर होकर टिकी हुई थीं, जो अब लगभग उसकी आंखों से सट गई थीं। ये सब तो अचानक हुआ। उसने सचमुच मेरे मुंह को चूमा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? सूनी को केवल यह महसूस हो रहा था कि उसका मस्तिष्क भनभना रहा है, जैसे कि वह फट गया हो। विहान द्वारा चूमे जाने के कारण वह अपने अगले कदम पूरी तरह से भूल गई। हालांकि वह सहज रूप से उसे दूर धकेलने का इरादा रखती थी, लेकिन विहान का दानव पंजा अनजाने में ही उसकी कामुक छाती तक पहुंच चुका था। प्रारंभ में सूनी ने सहज प्रवृत्ति से अर्ध प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन अंततः उसका शरीर असामान्य रूप से नर्म महसूस हुआ, एक हड्डी रहित सांप की तरह, जो पूरी तरह से विहान की छाती से सटा हुआ था।
जब सब कुछ समाप्त होने वाला था तभी अचानक पूछताछ कक्ष का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। सुनी एक पल में पूरी तरह से अचंभित हो गई। वह उस अजीब अनुभूति से अचानक बाहर आ गई। उसने विहान को दूर धकेल दिया और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ उसकी आंखों में घूरने लगी, जबकि विहान ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया, खुद को शब्दों के लिए असहाय पाया। अब तक पूछताछ कक्ष का दरवाजा खुल चुका था। एक आकर्षक पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए अंदर आया। उसकी धनुषाकार भौहें किसी महिला जैसी थीं, हालांकि उसकी तीखी नाक से कुछ कुछ भयावह आभास हो रहा था। यद्यपि वह सबसे खुशमिजाज व्यक्ति नहीं था, फिर भी उसके पास ऐसा चेहरा था जो किसी और पर निर्भर रहकर जीवन यापन करने के लिए उपयुक्त था। किसी को आते देख सुनी का मासूम चेहरा अचानक लाल हो गया और वह जल्दी से अपना सिर नीचे करके बाहर भाग गई। हॉन वेन को शुरू में निराशा महसूस हुई। उसने अभी अभी सुना था कि सुनी वापस आ गई है और पूछताछ कक्ष में किसी को मार रही है। उसने उसे खुश करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने देखा कि सुनी का लाल चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। तुरंत ही हॉन वेन का पहले से ही उदास चेहरा अचानक और भी बदसूरत हो गया। उसका बूढ़ा आदमी बयूरो में शीर्ष अधिकारी था। बयूरो में लगभग हर जगह हॉन वेन एक ऐसा व्यक्ति था जो हवा और बारिश दोनों को बुला सकता था। अपनी प्रिय महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होते देख कोई भी यह कह सकता था। विहान को शांत देखकर क्रोधित हॉन वेन ने उस समय कुछ नहीं कहा। अपनी पीली उंगलियों से उसने विहान की नाक की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, तुमने सुनी के साथ क्या किया? अपनी नाक की ओर इशारा करने वाले इस कोमल चेहरे वाले व्यक्ति का सामना करते हुए विहान का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लोग मेरी नाक की ओर इशारा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने पहले मेरी नाक की ओर इशारा किया था? विहान की आवाज हड्डियों तक ठंडी ने हॉन वेन को अभिभूत कर दिया और विहान की आभा ने उसे तुरंत भयभीत कर दिया। उन बर्फीली आंखों से उसे घूरने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी बर्फ के घर के पास खड़ा हो, बिल्कुल भयावह। हॉन वेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस साधारण दिखने वाले आदमी की आंखें इतनी भयानक होंगी। अपने पिता के बयूरो प्रमुख होने के कारण हॉन वेन को इधर उधर घूमने की आदत थी, इसलिए उसे इस तरह के डरावने लहजे में संबोधित किए जाने पर आश्चर्य हुआ। तुरंत ही उसके पीले चेहरे का रंग बदल गया। वह पिछले कुछ दिनों में बयूरो में घटित घटनाओं से अवगत थे। ये सुनकर कि उसके सामने खड़ा यह आदमी कांस्य मुखौटे वाले आदमी से निकटता से जुड़ा हुआ है, हॉन वेन ने अपने भले के लिए बिना ज्यादा हिम्मत बचाए धीरे से अपनी उंगली नीचे कर ली। जाने से ठीक पहले उसने विहान को घूरा और धमकी भरे अंदाज में कहा, बच्चे जरा रुको। ये कहकर वह तेज कदमों से चला गया। हॉन वेन के जाने के कुछ देर बाद ही बाहर लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि विहान के साथ आगे क्या होगा। हॉन वेन के गलत पक्ष में कौन आता है? क्या ये मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं है? उनके पिता झोगहाई शहर लोट्स जिला प्रभाग के प्रमुख हैं। यदि वह एक बार भी जवाबी कार्रवाई करने का निर्णय ले लेता है तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। लगभग 10 मिनट बाद विहान ने लगभग 3 सिगरेटें खत्म कर ली थीं, तभी काली वर्दी में कुछ हटे कट्टे आदमी पूछताछ कक्ष में घुस आए। बाहर हॉन वेन भी आया और विहान पर हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें आज रात कहीं ले जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि तुम कब तक इतने विद्रोही व्यवहार कर सकते हो। ये कहकर वह हंसते हुए चला गया। विहान इस तरह की हरकतों से अप्रभावित केवल असहायता से अपना सिर हिलाते हुए ये सोचते रहे कि आजकल दुनिया कैसे निडर लोगों से भरी हुई है। जो लोग सोचते थे कि वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे अतीत में विहान के हाथों दर्जनों की संख्या में मारे गए थे।